जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द मिनट्स ऑफिशियल में। कैसे हो भाई? क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में, बताइए। एकदम जीवन मस्त है, एकदम पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं, कि बस अपना एकदम टाइम पास चल रहा है भाई, बताओ। उम्मीद कर रहे हैं भाई आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम मज़ेदार तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी आपके पास कम है और बहुत जल्दी आ रहा है। आपको एग्ज़ाम आपके सामने ही दिख रहा होगा, क्योंकि नवंबर से शायद एग्ज़ाम आप लोगों को चालू होगा और दिसंबर तक होगा एग्ज़ाम। क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम थोड़ा लंबा चलता है, नंबर ऑफ़ मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए ज़्यादा शिफ्ट में इसकी एग्ज़ाम होती है। ठीक है, ये है आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग आज कराने वाले हैं आप लोगों को। ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस सेट 2 करा दिया हूँ, एक और दो दोनों चैनल पर डल गई है। काफ़ी बच्चों ने उसको देखा है, उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा। कमेंट पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे हो। तो उसी के उपलक्ष्य में हम हाजिर हो चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट 3 लेके। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। टोटल 25 क्वेश्चन कराएंगे एकदम बढ़िया मज़ेदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना टाइम पास किए हुए। चलिए फिर एकदम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कहता है देखिए। कह रहा है कि एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है। ठीक है, महिला, पुरुष और लड़का सारे को जो काम किया गया वो बराबर है, वो अलग अलग घंटे दिया दिया इन्होंने। फिर बोला है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए यदि 8 महिलाएं 10 दिनों में काम को पूरा करती है, तो 10 महिलाएं, 10 पुरुष, 10 लड़के मिलकर उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा कर किया जाता है। ये एमडीएच कॉन्सेप्ट पे सवाल होता है, जिसमें 2-3 लोगों का मान दे, जैसे मेन का मान दे देगा, फिर डे दे देगा, फिर हावर दे देगा, किसी एक का मान पूछ देगा, इसमें बताना है। तो इसमें हमें क्या बोला, दिन, यानी हमें डे का मान निकालना है कि कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट होगा। बहुत ईजी सवाल होता है, बस समझना होता है और बनाना होता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्टिंग सुन बनाते हैं। बोल रहा है कि एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य। मान लो महिला को मैं डब्ल्यू से मारता हूँ, वोमेन कहता हूँ, कितने देर काम करती है, 6 घंटे काम किया गया कार्य। एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में किया गया कार्य, एक पुरुष द्वारा, यानी ये सारे बराबर है। पुरुष को मैंने मेन क्या मेल मेल मान लिया, कितने देर में, 4 घंटे में, बराबर। और लड़के को हम बॉयज मान लिए, जो 8 घंटे में कर रहा है काम, यानी बॉयज को 8 घंटे में। ये सारे जो कार्य कर रहे हैं ना, वो आपस में बराबर है। जब यहाँ से हम एक एक लोगों का मान निकालेंगे तो हमारा से यहाँ क्या निकल के आएगा, एफिशिएंसी। तो हम लोग पर्टिकुलर एक एक लोग का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखिए जब भी एक एक लोगों को मान निकालना होता है, सारी चीजें बराबर है या रेशियो में दे रखी है, तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें ओमेन का मान निकालना है, तो ओमेन को क्या करेंगे, ढक देंगे और बाकी दो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओमेन को ढक देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ओमेन का मान आ जाएगा। तो ढक के क्या करेंगे, ओमेन को ढकेंगे, दोनों गुणा करेंगे, तो 8 चौका 32, यानी ओमेन का मान 32 आ गया। अब हमें मेन का निकालना है, तो मेन को ढक देंगे, फिर इनका कर देंगे, तो मेन का यहाँ से निकल जाएगा 8 छके 48। फिर बॉयज का निकालना है, बॉयज को ढक देंगे, फिर ये कर देंगे, तो बॉयज का कितना आ जाएगा, 6 चौका 24। बस यहाँ पर अगर ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे, ताकि और सिंपलिसिट फॉर्म हमारे आ जाएगा। काटो इसको, कैसे काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा, हाँ, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और फिर 4 छके 24। अभी देखो 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छके 12, 2 3 6। तो कहीं ना कहीं हमारा ये बोल दिया है क्या, ओमेन का एफिशिएंसी 4 आ गया, मेन का एफिशिएंसी 6 आ गया और बॉयज का एफिशिएंसी 3 आ गया। ठीक है, अब नहीं कटेगा, इतना सारे एफिशिएंसी आ गया। अब देखते हैं किसका मान दिया है, तो मान देखते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पढ़िएगा, जब आगे पढ़िएगा तो यहाँ पे ये बोला है, क्या बोला है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए यदि 8 महिलाएं 10 दिनों में काम को पूरा कर सकती हैं। ठीक है, इन्होंने महिलाएं का दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करती हैं, 8 महिलाएं 10 दिनों तक काम करती है, तो काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल वर्क क्या निकालेंगे, यानी महिलाओं को एफिशिएंसी हम रख देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकालने के देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क में निकालेंगे कितना, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य होती है, 8 घंटे कार्य होती है। ठीक है, इंटू में कितने महिलाएं हैं, 8 महिलाएं हैं, 8 महिलाएं हैं। ठीक है, एक महिला का एफिशिएंसी कितना है, 4, तो 8 महिला का एफिशिएंसी क्या होगा, 8 में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये टोटल वर्क इंटू, फिर उसके बाद कितना दिन काम करें, 10 दिन काम करें। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क निकल गया। बट हमें टोटल वर्क आने के बाद से क्या करना है, अलग अलग लोगों को फाइंड करना है। जैसे 10 महिलाएं, 10 पुरुष, 10 लड़के इसी कार्य को, यानी यही कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये हमारा टोटल कार्य हो गया। चलिए ये टोटल कार्य डिवाइड बाई, अब देखिए यहाँ पे बोला 10 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी कितना है, 4, तो 10 महिला की एफिशिएंसी 40 प्लस, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ज्यादा की एक लाइन लिखने की नीड नहीं है आप लोगों को। ठीक है, फिर कह रहा है 10 पुरुष, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 6, तो 10 पुरुष का एफिशिएंसी 60। फिर प्लस कह रहा है 10 लड़के, एक लड़के का एफिशिएंसी 3, तो 10 लड़के का एफिशिएंसी 30 हो जाएगा। ठीक है,
और ये कितने दिन में कर रहे हैं, इनटू में। यहाँ पे कितना क्या बोला है, 8 घंटे, यानी प्रतिदिन 8 घंटे में, यानी 8 घंटे में कर रहे हैं बस। अब यहाँ से हम निकाल देंगे तो हमारा क्या, यहाँ क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर सारा आ गया, क्योंकि हावर आ गया, फिर यहाँ पे ओमेन आ गया, फिर यहाँ पे डीज आ गया, एमडीएस कंसेप्ट। यहाँ पे देखो, मान लो ये सारे लोगों का, इन लोगों का एफिशिएंसी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हावर आ गया, यानी डी हम समझे, हमने डी का मान निकालना, तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम काटते हैं। अब यहाँ से काटते हैं तो कैसे काटेंगे देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए 8 से काटेंगे तो 8 खत्म हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं। 8 चौका 32 और 10 कितना होता है, 320, डिवाइड बाई 30, और देखो 40 और 60, 100 यानी 130 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, अब ये कटेगा नहीं तो फ्रैक्शन में सारे में 13 दूना 26 और 6 कितना होता है, 32, तो 2 सहित 6 अनुपात 2 सहित 6/13, यानी इतना दिन लगेगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा जो कार्य होगा, टोटल कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, 2 सहित 6/13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा कार्य। समझ रहे हो, तो ये बढ़िया लेवल का सवाल था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को निकालने में, बट एक बार आप पढ़ते जाओगे चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे क्वेश्चन दिया है तो आप इजी में बना पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं कि भैया आप 2 सेकंड के लिए आप क्या बोर्ड से बाहर हट जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ताकि हमको स्क्रीनशॉट उसका ले पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आज के क्वेश्चन काफी अच्छे होंगे, थोड़ा कंसेप्चुअली और लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, तो अच्छे से देखिएगा। कह रहा है कि 15 के क्यू प्लस 20 के क्यू प्लस 25 के क्यू माइनस इतना है, तो 15 स्क्वायर 20 स्क्वायर 25 स्क्वायर माइनस 300 माइनस 500 375। ठीक है, इसका मान निकालना है। देखते मैं ऐसे करूंगा कि 15 और 20 कितना होता है, 25, ये हो गया कितना, 40 और 20 60, यानी ऑप्शन नंबर डी। मैंने देखते मार दिया ऑप्शन नंबर डी। बोलो भैया इतना सवाल को बिना कैलकुलेशन कैसे मार दिया ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक होता है फॉर्मूला बेस्ड, जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे ना तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है मैं दिखवाता हूँ। देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में होता है 3abc माइनस 3abc। ठीक है, अभी ये होता है। अब इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, बट हमें 4 फॉर्मूले की नीड नहीं है, हमें एक ही फॉर्मूला का नीड है जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये जब इतना फॉर्मूला होता है तो एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में, फिर ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला है। कहीं ना कहीं जो अपना क्वेश्चन दिया है ना, सेम इसी फॉर्मूला में बेस्ड है। देखो कैसे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जब यहाँ पे आओगे तो ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, तो कहीं ना कहीं इसका ए क्यू है, ये भी बी क्यू है, ये भी सी क्यू है, माइनस 3abc। नहीं विश्वास है तो गुणा करोगे तो सेम इतना आएगा, 12,500 22,500। देखो यहाँ से गुणा करते हैं, 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा 300, इंटू में कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर डबल जीरो और 25 यही, ये हो जाएगा देखो 15 का 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा कितना, डबल जीरो 25 3 75। ठीक है, और 3abc होता है, 3 से गुणा कर लो, डबल जीरो 5 15 हाथ में ले, 7 का 22 22,500 आ गया। तो सेम इसी फॉर्मूला पे ये क्या है, क्वेश्चन अपना दिया गया। तो हम एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि यार आराम से हम बैठे हैं, उसके बाद से इसका क्यूब किया, इसका क्यूब किया, इसका क्यूब किया, फिर घटाएं, फिर इसका स्क्वायर फिर घटाएं। क्यों घटाए भाई, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर रख देंगे, जो हमें फॉर्मूला मालूम है। डायरेक्ट जब इस फॉर्मूला पर हो तो क्या होगा, सबसे पहले ये ऊपर वाली चीजें आ जाएंगी, ये नीचे वाली। अब कहीं ना कहीं बट्टे में देखोगे सेम वही, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब ये इतना देखते ही आप क्या करोगे, ये वाला पोर्शन पूरा काट देगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का मान कितना है यहाँ पे 15 है, बी का मान कितना है 20 है, प्लस सी का मान कितना है 25 है। सारे को ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी। तो कहावत है ना कि हाथी का जो दांत होता है दिखाने के लिए बड़े बड़े होते हैं और खाने के लिए छोटे छोटे होते हैं, वो वाली का हाल है कि दिखने में क्वेश्चन अगला इतना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो बस खाली ये तीन, यहाँ पे हमें तीनों को ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंडो में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल था, बस इसमें ये है कि फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, अलजेब्रा आइडेंटिटीज जो होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति एक टावर एस की चोटी को देख रहा है। हाइट इन डिस्टेंस का सवाल है, अच्छा सवाल है। जो आदमी की आंख से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, वह आदमी टावर की चोटी को देखने के लिए 20 मीटर की दूरी तक चलता है, और ऊंचाई का कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार के आधार और बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है। देखो मैं सीधी सी बताता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे सामने क्या है, टावर है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं टावर को देख रहा हूँ। ठीक है, टावर को जब देख रहा हूँ तो मेरा जो है ना उन्नयन कोण, यानी जो हमारा उन्नयन कोण होता है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री।
उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ यार, यहाँ से लग रहा है 30 डिग्री, मैं करता हूँ मैं 20 मीटर और आगे आ जाता हूँ। जब 20 मीटर आता हूँ तो फिर जो मेरा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कैसे, कितना का बनता है, 45 डिग्री का। ठीक है, तो वहीं पूछा है कि जो पाद से यानी जो स्टार्टिंग नीचे वाली वहां की दूरी से लेके जो जहां एकदम जो हम पहले खड़े थे उसके बीच का डिस्टेंस का, वहीं तो पूछा है। देखो, तो पी के बीच की दूरी बताना है क्या, मीनार के आधार और बिंदु पी के बीच की दूरी बता। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अभी तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्या समझ में आ गया। जब क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो बनाते कैसे वो बता देते। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक मीनार है, ठीक है, और यहाँ से भाई साहब ये है हमारा पी भाई साहब। अब यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं मीनार को, ठीक है, इसको हमें थोड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है, और पी भाई साहब को हम यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है, जब इसको मीनार को देख रहे हैं ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण हमारा क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, जब ये 30 डिग्री बन रहा है तो मैं आगे पढ़ता हूँ और वो पढ़ता हूँ। देखो उन्नयन को, अब कहता है वह आदमी, कौन आदमी, जो देख रहा है टावर की चोटी को देखने के लिए 20 मीटर की दूरी तक चलता है। ठीक है, दूरी तक चलता है और ऊंचाई का कोण 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम 20 मीटर चल लेंगे। यानी जो आदमी है भाई साहब यहाँ पे है, अब ये 20 मीटर चल लेते हैं, यानी 20 मीटर चलते हैं तो यहाँ तक आते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो 20 मीटर चल लेते हैं तो जो उनका उन्नयन का कोण है यानी ये वाला एंगल 45 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, 45 डिग्री का बन जाता है। तो बोला है मीनार के आधार, यानी मीनार ये वाला, मीनार के आधार और बिंदु पी के बीच की दूरी, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें पूछा। ठीक है भाई साहब, यानी कहीं ना ये 20 है तो सीधी सी बात है जो भी ऑप्शन होगा हमारा क्या 20 से ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 20 है और पूरा नहीं, तो कोई ना कोई एंगल तो ये होगा जो 20 से ज्यादा होगा। तो पहले जो 20 से कम होगा वो कट जाएगा, 20 से कम कौन है, सी, यानी सी नहीं होगा। अब ये भी है, ये भी, यानी 3 ऑप्शन हो गए, फंस गए, यानी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बनाने के लिए 2-3 चीजें होता है महत्वपूर्ण जो समझना होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ फिगर के हिसाब से। देखिए जब यहाँ से राइट एंगल ट्रेंगल बनाओगे ना, जैसे राइट एंगल ट्रेंगल एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। 3 में ट्रेंगल से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखो जब यहाँ पे हम अगर मान लो हमारा 30 डिग्री बनता है तो इसके सामने का वैल्यू क्या होता है, ये वाला होता है 1 और इसके नीचे वाला वैल्यू होता है √3 और ये वाला होता है 3 का 103 और ये होता है 2। ठीक है, याद में रखना, 30 के सामने का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू √3 होता है, ये 2 होता है। ठीक है, ये रेशियो में होते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल हो तो 60 के सामने √3, इसके नीचे वाला वैल्यू 1, सामने वाला हो जाता है 2। अब एक होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने 1, नीचे भी 1 और ये होता है क्या, √2। ठीक है, तो ये 3 चीजें मालूम होना चाहिए कि 30 डिग्री के सामने क्या होता है, फिर उसके बाद 60 डिग्री के सामने क्या होता है, या फिर 45 डिग्री के सामने का क्या होता है मान। ठीक है, ये याद होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 बार रटोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी होता है। अब इसी का इंप्लीमेंट करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला मान कितना हो जाएगा, 1, नीचे वाला का मान कितना होगा, 30 डिग्री, यानी ये पूरा, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, रेड वाला से देखो, ये पूरा की बात हो रही है, ये वाला एंगल देखो, ये पूरे की बात हो रही है। ठीक है, ये पूरे वाली की बात हो रही है, तो ये 1 है तो पूरे की बात हो रही है, यानी ये नीचे वाली, तो नीचे वाला मान कितना हो जाएगा हमारा, √3, यानी ये पूरा मान कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, ये हो गया √3। अब आते हैं 45 डिग्री में। अब 45 डिग्री देख लो, 45 डिग्री कहाँ है, तो 45 डिग्री में देखोगे तो ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये वाला, ये वाली एंगल। ठीक है, ये वाली एंगल 45 डिग्री, इसके सामने का मान 1 है तो नीचे वाला भी मान 1 होगा। देखो जब आगे आओगे तो देखो 45 में क्या था, सामने का 1, नीचे का भी 1। ठीक है, तो यहीं पे आ जाएगा, यानी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, हमारे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। ठीक है, तो मान लो इसका ये वाला मान कितना है, 1 है और ये पूरा का मान √3 है, तो कहीं ना कहीं √3 में से 1 घटा देंगे तो ये वाला मान आ जाएगा, यानी ये वाला मान जब हम ये करेंगे √3 में से 1 घटा देंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीधी सी मान है कि ये 20 कितना है, √3 - 1 का मान है, बस, यानी इसका मान दे दिया है। अब हमें निकालना क्या है, पूरा का मान निकालना है, यानी हमें √3 का मान निकालना है, यही तो मान निकालना है कि पाद से लेके बिंदु P की दूरी, यानी ये वाली, यानी √3 का मान निकालना है। यानी 20 का क्या, जो ये √3 - 1 का मान कितना दे रखा है, 20, यानी √3 का मान निकालना है। बस अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे, हो जाएगा आंसर। देखो ये जो 20 है किसका मान है, √3 - 1। ठीक है, √3 - 1 और हमें निकालना क्या है, √3 का मान निकालना है, बस। अब ऐसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर एक चीजें देखो, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो √3, यानी √3 में नहीं है, यानी सारे वैल्यू करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या डेविएशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लें सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, सीधी सी बात, ऊपर हो जाएगा 20 √3 और नीचे में हो जाएगा √3 - 1। जब नीचे में √3 - 1 हो तो ऊपर में होता है √3 + 1 कर देते हैं और इधर भी √3 + 1 कर देते हैं। ठीक है,
अब देखो गुणा कर देते हैं। 20√3 में √3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, यानी √3 खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60। फिर प्लस 20√3 में 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 20√3। ठीक है, नीचे नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, बस यहाँ पर 2 आएगा। अब जब 2 आएगा तो इसको काट दो, 2 काटोगे तो यहाँ से, या तो यहाँ से कॉमन ले लो 20, 20 कॉमन ले लोगे तो यह कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा। वैसे करो, नहीं तो इसको काट दो, इसको काट दोगे तो ये 30 बार में, इसको काट दोगे 10 बार में, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा बराबर में, क्या आ जाएगा 20 और 10 कितना होता है 30, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा अपना कितना, हमारा ये होगा 30, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 10√3, ठीक है। देखो और यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है, मीटर में देखा है। एक चीज होता है, देखो यहाँ पे इन्होंने √3 में नहीं दिया है, लेकिन √3 का मान आपको याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखवाते हैं, √2 का मान होता है 1.432 होता है, ठीक है, और √3 का मान होता है 1.73, ठीक है, 1.732, यानी ये होता है 1.43 मानते हैं, ये दो नहीं लिखते हम लोग, 1.43 होता है, और वही होता है 1.732, ये होता है √3 का मान। तो यहाँ पर √3 का मान लिख देंगे हम। देखो √3 का अगर हम यहाँ पर मान लिखते हैं तो हमारा पहले कितना था 30, और प्लस में 10 इंटू में कितना करेंगे 1.732, तो ये इधर आ जाएगा पॉइंट, यानी कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 30 प्लस में कितना हो जाएगा 17.32, यानी आंसर कितना हो जाएगा 47.32 मीटर। कहाँ है 47.32 मीटर, ऑप्शन नंबर। देखिए ये एकदम अच्छा सवाल था, मैंने पूरा बेसिक से एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप करके समझाया हूँ, क्योंकि मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। नहीं तो इसमें देखो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक में आप उड़ा दोगे, इसको बनाना ही पड़ेगा। बट यही होता है कि कुछ चीजें स्किप कर लोगे, चीजें आपको मालूम है तो कम समय में कर लोगे, नहीं तो भाई ये पूरा बेसिक है ऐसे ही बनेगा। ऐसा कोई इसमें हवाई ट्रिक नहीं लिया है कि आप एक ट्रिक लगाया और उड़ा दिए, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ था। देखो ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 21/7/2021 में शिफ्ट 3 में पूछा हुआ था, तो बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो ऐसे सवाल आप लोगों को ग्रुप डी में मिल सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का, क्योंकि रेलवे में अच्छा सवाल पूछता है हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 2 और 3 है, वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं, यदि उनके व्यय का अनुपात 12 और 19 है, ठीक है, व्यय का अनुपात 12 और 19 है, तो सीमा और दर्शन के कुल व्यय बताना है, यानी कुल व्यय, यानी जितना एक्सपेंस किए हैं उन्हीं का क्या निकालना है, हमें व्यय निकालना है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कुल व्यय बोला है, यानी 12 और 19 का क्या बोला है ऐड करके, यानी 12 और 19 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 31, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा क्या 31 का मल्टीपल होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। अब देखो 31 से कम 31, और ये कितना 9, 9 और 2 11, यानी 1 से 11, 31 का पढ़ा में 1 से 11 नहीं है तो खत्म। फिर देखो 31 एकम 21 10 108, ठीक है। तो अगर मान लो हम ये देखें कितना 108, तो 31 का अगर हम पढ़ा पढ़ते हैं कितना बार 3 बार, तो 93 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 7 8 7 15 यानी 150, 31 का पढ़ा में 150 नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 एकम 31 9 2 11 122, ठीक है। फिर 93 और 22 और 7 29, ये भी नहीं आता है, खत्म। 31 से कम 31, फिर आ गया कितना 10 108, फिर 31 से 93 8 7 15 यानी 55 155, 31 का 5 गुना 155 होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो 31 का मल्टीपल्स हम बना लिए, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा पर्टिकुलर आपका क्या, इसमें मान लो इनकम नहीं पूछा है, इनकम पूछता तो इजी वे में आप 2 और 3 का मल्टीपल से निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर पूछा है, लेकिन इसको बेसिक से बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि बेसिक से बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इसका ये लेते हैं, फिर उसके बाद से जितना खर्च करता है वो देखते हैं, फिर ये घटाते हैं। तो मान लो हम जो पहले इनकम निकालेंगे, इनकम में से हम क्या करेंगे, इसका सेविंग को घटाएंगे तो फिर हमारा एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है, वहीं करेंगे, तो बेसिक से होगा। बट लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं बाई ऑप्शन, अगर बाई ऑप्शन मिल गए तो ऑप्शन मार के हम आगे निकल जाएंगे। अगर सोचोगे कि 2 ऑप्शन मिल जाएगा तो हमारे पास क्या है, फिर बेसिक से है। तो बेसिक से कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इनकम लिखते हैं, ठीक है। इनकम हमारा कितना दे रखा है 2 और 3 के अनुपात में दे रखा है। उसके बाद से क्या है, ये कर रहे हैं एक्सपेंस कितना कर रहे हैं 12 और 19 में, चलो एक्सपेंस कर लेते हैं 12 और 19 के हिसाब से एक्सपेंस कर रहे हैं। और सेविंग कितना कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कर रहे हैं 9,000, और यहाँ पे कर रहे हैं कितना ना 15,000 और 9,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15,000 और 9,000, 15,000 और 9,000 और 9,000। देखो जब भी ऐसा फॉर्मेट बनता है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, यानी 5 चौका 20 4 3 12, इन दोनों का डिफरेंस 8 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाता है। फिर मान लो यहाँ पर 2 और 4 है, इन दोनों को फिर गुणा करते हैं, 5 दूना 10 4 चौका 16 यानी 6, यानी 8 का वैल्यू ये 6 हो गया,
समझ रहे हो, 6 का वैल्यू 8 का दर्शाता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेकर बराबर करते हैं, तो सेम वैसे ही बनेगा। देखो करते हैं इसको, देखो यहाँ पे हो जाएगा 12×3 = 36, और उसके बाद से यहाँ पे क्या है 12×3 = 36, यहाँ पे 19 है, 19 है, तो 12×3 = 36, 19×2 = 38, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर आप इसमें करते हैं 19 को और 15, इस 3 0 3 0 हटा देते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे, तो 19 का 15 करते हैं, तो 19×5 = 95, हाथ में 9, 19 और 9 कितना होता है, 19 और 9 28, यानी 285 डिफरेंस लेना है, 12×9 = 108, डिफरेंस ले लो कितना हो जाएगा। अब देखो 285 और 108, यानी 15 में से 8 गया 7, यानी 7 ये हो गया, और यहाँ पे 177, यहाँ पे 3 जीरो था तो 3 जीरो ले लेंगे, यानी कहीं ना कहीं जो 2 का वैल्यू है कितना, 177 1 2 3 0 का मान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमारा निकल गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 का मान निकाल लेंगे, तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कर दो, 2 8 16, फिर 1 2 8 16, फिर 2 5 10 एंड 00, यानी 88,500 आ गया। तो सबसे पहले हम इन दोनों का इनकम ले लेंगे, इनकम में से फिर ये सेविंग घटाएंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो इनकम निकालें यानी 5 का मान निकालेंगे, तो ये जो है 88,500 को 5 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 00, 8 50 25 के 5 हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42 हाथ में 4, 8 5 40 और 4 44, ये इन लोगों का टोटल क्या हो गया, टोटल इनकम का योग, यानी 3 2 5, और टोटल सेविंग क्या है, तो 15 9 24,000 सेविंग है, तो घटा दो 24,000, तो ये हो गया 0 0 5, 12 में से 4 गया 8, फिर 2 में से 2 गया 0, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया, फिर कहाँ के गलती कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार, 0 0 5, 12 में से 4 गया 8, फिर 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, यानी 41,85,00, कहाँ है 41,85,00, ऑप्शन नंबर। तो ये रहा पूरा बेसिक, क्योंकि देखो इसमें ये पूछ दिया था, इसने एक्सपेंडिचर पूछ दिया, इसीलिए हम लोग पूरे टोटल इनकम निकाले, फिर उसमें से सेविंग घटाए तो हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। तो इसको ऐसे पूरा बेसिक से बना सकते हैं, बाकी मैंने ऑप्शन अप्रोच भी बता दिया, तो ऑप्शन अप्रोच भी आप बना सकते हैं, जो बहुत ईजी होता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विक्रेता इतना रुपए में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें इतने रुपए में 35 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है, और इतने रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे या बेचे जाना चाहिए। सबसे पहले देखो कैसे इसको बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मान लो इतने रुपए में इतना खरीदा, तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे कि एक लैपटॉप बैग कितने में खरीदा। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको ये टोटल है और 35 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कि एक लैपटॉप बैग कितने में बेचा। ठीक है, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, या तो हमें लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, तो देख लेंगे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, और जो जितना प्रॉफिट होगा ये वाला टोटल है उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितने लैपटॉप बैग खरीदे हैं या बेचे। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा सीपी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एसपी। सीपी में देखो तो 41,622 लिखा है, 41,622 डिवाइड में क्या है 42। ठीक है, और एसपी का निकालते हैं तो इतना कितना है 37,345 डिवाइड बाई 35। चलो एक एक का मान निकाल लेते हैं, काटते हैं यहाँ से। देखो सबसे पहले 7 से काट के देखते हैं, 7 6 के पहले से 7 से 6 बार में कट जाएगा, 7 से उसको काटते हैं ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 7 5 35, ये 6 66, फिर 7 9 63, फिर 3 32, फिर 7 चौका 28, फिर 4 7 6 42, और डिवाइड बाई 6 है, फिर 6 से कट जाएगा कि नहीं, काट के देखते हैं, 6 से काटो हो जाएगा 6 9 54, फिर 4 44, 6 छक्के 6 9 54 होता है 5, फिर हो गया 54, तो 6 9 54, फिर ये हो जाएगा 6 कम 6, यानी 991 रुपये हमारा क्या आएगा सीपी। अब एसपी निकाल के देखते हैं, अगर इसको 7 से काटते हैं तो 7 से काटो, 7 5 35, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर देखो तो 7 5 35, 2 फिर 7 तरीका 21, 2 24, फिर 7 तरीका 7 5 35 डिवाइड बाई 5, फिर 5 से काट दो, तो ये हो जाएगा 5 1 5 0, 5 6 30, 5 7 35, यानी ये आ गया 1067। तो देखो 991 रुपए में एक लैपटॉप बैग खरीदता है और बेचता कितना है 967 रुपए, 1067 रुपए में, तो टोटल प्रॉफिट कितने की हो रही है, तो घटा देते हैं इसको, इनका डिफरेंस ले लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, तो 67 और 9 कितना होता है 67 और 10 होता है 77, एक कम कर दो 76, यानी उसको एक लैपटॉप बैग पे कितने रुपए के प्रॉफिट हो रहे हैं 76 रुपए। तो ओवरऑल कितने होंगे, तो ओवरऑल का प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर लिखा है कितना, यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ, लिखा है 3952, तो 3952 में कितना खरीदेगा, तो 3952 रुपए में एक का दाम कितना है 76, तो डिवाइड बाई 76 कर देंगे, बस अब काट दो, 19 से 4 बार में 19 दूना 38, और एक आगे 152, जीरो लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 19 8 152 होता है, फिर 4 से काट दो, 4 5 20, और फिर 4 दूना 8, तो उस कितने लैपटॉप बेचे खरीदे होंगे, तो कितना है 52, तो ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत इजी सवाल था, बस इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट था, बाकी कुछ नहीं था, बस यहाँ पर डिवाइड करके हमारा सीपी निकाल लेना था एक का, फिर उसके बाद एसपी निकाल लेते, उसके बाद दोनों का डिफरेंस देख लेते कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट दे ही रखा है, और उस प्रॉफिट से इसको डिवाइड कर देते टोटल का, तो हमारा मान आया था। ठीक है, तो इजी सवाल था, इस सवाल में कुछ ज्यादा दम नहीं था।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है 3+3 tan स्क्वायर है इंटू में कॉट है इंटू बट्टे में क्या है 1+cot स्क्वायर है इंटू में सेक है, यानी कहीं ना कहीं ट्रिगो का सवाल है। देखो सबसे पहले बनाने का तरीका क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 3 बाहर निकाल लेते हैं। 3 जब बाहर निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर है और इंटू में क्या हो जाएगा कॉट है, और फिर बट्टे में सेम आ जाएगा 1+cot स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है 1+cot स्क्वायर है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर है इंटू में क्या है सेक है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बोलोगे भैया आप डायरेक्ट कहाँ से लिख दिए, तो देखो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक होता है देखो सेक स्क्वायर है माइनस में tan स्क्वायर है इक्वल टू में 1 होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, और ऐसे ही होता है क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 होता है, तो ये लिख सकते हो क्या कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर है, तो इंटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉट ए, और बट्टे में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू में सेक को लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बोलोगे भैया ये कहाँ से लिख दिया, तो यहाँ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक होता है देखो यहाँ पे होता है देखो साइन थीटा बराबर में 1 अपॉन में होता है कोसेक थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही हो जाता है क्या कोस थीटा बराबर में 1 अपॉन में होता है सेक थीटा। फिर अगर मान लो यहाँ पे होता है टेन थीटा बराबर में 1 अपॉन में होता है कोट थीटा, इसी का अपोजिट हो जाएगा सेम, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर में 1 अपॉन में साइन थीटा, सेम इसी का हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा बराबर में 1 अपॉन कोस थीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कोट थीटा बराबर में 1 अपॉन साइन थीटा। देखो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा की जगह पर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, सेम वैसे ही कोस थीटा की जगह पर 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन देखिए हमारा पीछे वाला। देखो जब ये हो गया यहाँ से, देखो अब ये क्या कर सकते हैं हम, जैसे 3 इंटू में सेक स्क्वायर इंटू में कॉट है, यहाँ पे 1 अपॉन साइन है 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर सीधे से करते हैं 3, अब सेक स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में क्या होता है कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर है। ठीक है, इंटू में कॉट ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉट ए की जगह पर हम यहाँ पे लिखेंगे कोस ए और बट्टे में क्या हो जाएगा साइन ए। अब लोग भी एक ऐसे लिख दिया, तो देखो यहाँ पे एक चीज होता है कि अगर हम tan ए लिखते हैं, tan ए बराबर में होता है क्या साइन ए बट्टे में होता है कोस ए। ऐसे ही सेम अगर कॉट ए हम लिखते हैं कॉट ए, तो ये होता है कोस ए और बट्टे में क्या होता है साइन ए। ठीक है, तो इसी का अपोजिट होता है, tan का अपोजिट हो जाता है कॉट। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चीजें समझ में आती होंगी, ये चीजें बहुत बेसिक चीज है। तो बस हम इसको वैसे करते हैं, देखिए ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, देखो नीचे वाला पार्ट, अब यहाँ पर नीचे अगर मान लो ये बट्टे में आया है, यहाँ पर मान लो 1 अपॉन में क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन में कॉस है, तो हम ऐसे करते हैं क्या कि ये दोनों को ऊपर भेज देते हैं, तो डायरेक्ट 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट ऊपर भेज दो, तो ऊपर में हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू में क्या आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, ये आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे, हम कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे कॉस है, 2 कॉस है, तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर है वो खा जाएगा, फिर साइन है, साइन एक साइन को खा जाएगा, तो बचेगा ऊपर क्या 3 इंटू साइन है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा क्या 3 साइन है, और 3 साइन है कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल था। देखो एक सवाल को मैंने इतना टाइम लेके इसलिए बताया ताकि आप लोगों को सारी इसमें के जितने भी बेसिक्स नॉलेज हो उस सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने इससे रिलेटेड इतने सारे ये लिखवा दिया, सारे बता दिया ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उसके बाद से यहाँ भी ये सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, तो एक क्वेश्चन के हिसाब से आप कई चीजें सीख गए। अगर इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ये सारे अगर आपको आइडेंटिटीज मालूम है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कह रहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। कोई परीक्षा है जिसमें अगर पास होना है आपको तो 50% लाना जरूरी है। फिर कह रहा है कि परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न को 40% अंक प्राप्त किए। 200 अंक माने 200, यहाँ पे बोला क्या 200 क्या, एक छात्र 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में, यानी समझिए 200 नंबर का है परीक्षा, उसमें से वो 40% प्राप्त किया, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 नंबर पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए। ओवरऑल कितना चाहिए हमें पास होने के लिए, 50% चाहिए। ठीक है, एक परीक्षा होता है एक छात्र जिसको 200 में से 40% मार्क्स मिलता है, और दूसरा है अगर मान लीजिए परीक्षा में आपको पास होना है तो 150 पूर्णांक में से
उसका न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा का निकालना है कि इसका, क्योंकि पहले का मालूम है कि 200 में से 40% है, 150 का कितना परसेंट हम निकालेंगे कि वो परीक्षा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना कि दोनों का वैल्यू दे रखा है और एक का वैल्यू दे रखा है, एक का वैल्यू निकालते हैं, तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं। और निकालते हैं कैसे, देखो सबसे पहले अगर देखें तो पहले उसको प्रश्न कितना प्राप्त हुआ था, पहले पेपर में 40%, तो 40% प्राप्त किया था। दूसरे में हमें मालूम नहीं है ओवरऑल में कितना प्राप्त हो रहा है, 50%, ये हो गया 50%। ठीक है, अब देखो दो चीजें समझ में आ गई। अब बोला है क्या कि परीक्षा में 2 प्रश्न प्रतिशत, एक छात्र को 200 में से कितना मिला है, 40%, 200 में से, तो यानी 40% मिला है, किस में से मिला है, यानी 200 में से मिला है। अब इसको जो X% का लाना है, किस में से लाना है, 150 में से लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 नंबर। अब देखो इसको बनाने का तरीका कई तरीके होता है, कई तरीके से आप बना लोगे। सबसे पहले हम इसका रेशियो ले लेते हैं। अगर इसको रेशियो लो तो 50 का 4 गुना, 50 का 3 गुना। अब देखो या तो हम इसको किससे बना सकते हैं, बेसिक से बना सकते हैं। बेसिक से बनाने क्या होता है कि ये जो 50 है हमारा, 50 बराबर होता है क्या, इन दोनों का मल्टीप्लस है, यानी कितना 4 चौका 16, 160, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 3x, और बट्टे में क्या आ जाता है मालूम है, ये हो जाएगा 3x, और बट्टे में होता है इन दोनों का योग, ये वाला योग होता है, यानी 4 3 7। अब यहां से आप निकाल लोगे, देखो ये होगा 7 बचे 35 यानी 350, माइनस में 160 इधर आ जाएगा, 160 बराबर में 3x। तो देखो 350 में से 160 घटाने से कितना हो जाएगा, 40 200 यानी 190, अब बराबर में हो जाएगा 3x। अब 3 से काटो तो ये हो जाएगा 3 6 18 10, फिर 3 3 9 पॉइंट 3 3 9 यानी 63% के करीब में आएगा। ऑप्शन का है तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक ये तरीका होता है बनाने का, बट इसको डायरेक्ट हम यहाँ तक निकाल देते, इसको एलिगेशन से बना सकते, मतलब एलिगेशन वाला भी फॉर्मूला, ये बेसिक लिखने की नीड नहीं है। अब उसको कैसे बनाएंगे देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर जब हम यहाँ तक आ गए थे, इसको हम मिटाते हैं पहले, देखिए बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। तो हम एलिगेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि जो बड़ा वाला चीज होता है उसमें घटाते हैं। जैसे मान लो ये 50 है तो 50 में से 40 घटाएंगे। अगर यहाँ पे अगर चीज अगर मान लो ये बड़ा वाला है तो इसको इसमें से घटाएंगे। तो देखो जब यहाँ से अगर मान लो ये है 50, ठीक है, तो 50 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 10 आएगा, ये आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10। और इसको तो मालूम नहीं, इसको निकालना है, सीधी सी बात है। तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं देखिए जो 3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 10। तो ये देखो कि जो 10 है कितने का वैल्यू है, 3 का, हमें निकालना कितना है, 4 का। तो यहाँ पर 4 का निकाल दो। तो यहाँ पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 कितना, मान लो 40/3, 40/3 होगा तो 3 एकम 3 1 10। ठीक है, फिर 3 3 9, फिर 1 10, फिर 3 3 9, 3 3 9, यानी कितना आएगा 13.33%। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा कितना, 13.33। अब देखो पहला क्या कहते हैं, ये देखो ये बड़ा वाला से छोटा घटाए थे, तो सीधी सी बात है ये बड़ा यहाँ बड़ा होगा तो बड़ा में से ये घटाएंगे। तो ये बड़ा वाला लाने के लिए क्या करेंगे, 13.33 को ऐड करेंगे तो ये वाला माना जाएगा, यानी 13.33 में 50 में ऐड करेंगे तो ये वाला माना जाएगा कितना, 63.33%। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा आप रॉन्ग बोल सकते हो, किस वे में, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है ना कि हमें इतने करीब में या पॉइंट के करीब में, इन्होंने टोटल ऐसा वैल्यू दे रखा है 64%, जबकि बाकायदा एग्जैक्ट वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 63.33% आ रहा है, यहाँ पे 64% है। तो इसमें इन्होंने एक लाइन ऐड करना था कि हमें 2 पॉइंट तक और इतना का नहीं होता, लगभग इतना तक जाना था, जिन्होंने ये नहीं किया था क्वेश्चन में। तो आप इसको अगर एग्जाम में अगर इसको क्लेम करते हो तो इसको पूरा नंबर ये लोग देंगे उधर से, क्योंकि उनको बाकायदा ये देना था, यहाँ पे ये सटीक वैल्यू हमारा आंसर नहीं आ रहा था। बट लेकिन नियरेस्ट में 64% है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी तरीके आप एग्जाम में इंप्लीमेंट करके आंसर ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 सहित 1/4 वर्ष के अंत में कुल इतना हो जाती है, तो निवेश की राशि बताना है। देखो कोई साधारण ब्याज पे मान लीजिए इतना % की दर से इतना में निवेश किया तो इतना हो जाता है, समझ रहे हो। तो निवेश की राशि यानी जो प्रिंसिपल हमारा है, जो मैं निवेश किया हूँ वो क्या था। ठीक है, ये तो हमारा अमाउंट आ गया, क्यों तो बोला कि साधारण ब्याज पर कुल अंत में इतना हो जाता है। मान लो कोई हमें स्टार्टिंग में कोई राशि होगा जो इतने % दर से और इतने साल के लिए हमने निवेश किया तो इतना हो गया, तो ये अमाउंट होगा। अब अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है, देखो जब भी अमाउंट हम निकालते हैं तो फाइंड क्या करते हैं, प्रिंसिपल अपॉन में ब्याज। अब या तो सिंपल इंटरेस्ट होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारा ब्याज आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में परसेंटेज में 100% होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ब्याज निकालना है। अगर एसआई निकालना है तो डायरेक्ट हम एसआई कैसे निकालते हैं, RT% करके। तो यहाँ पर रेट कितना दे रखा है, 5%, टाइम कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, देखो तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल 100 हो जाएगा, प्लस में परसेंटेज में 100%। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस एसआई निकालने के RT% यानी 5% को इसमें गुणा करना है। तो इसको हम फ्रैक्शन से चेंज कर ले, 4 3 12 1 13, 13/4। तो हम 5 को जब 13/4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखो
ये होता है 13/65/4, ये हो जाएगा 65/4%। तो हमारा एसआई कितना आ जाएगा 65/4%। अब हमें निकालना क्या है अमाउंट। अब अमाउंट निकालने की क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए, अब यहां से करेंगे कि ये हो जाएगा 400 और ये 465 डिवाइड बाई 4%। तो ये हमारा है क्या अमाउंट, और इसी का वैल्यू इन्होंने दे रखा है कितना 2790 रुपये। तो बना देते हैं भाई साहब, हमें 100 का फाइंड करना है। तो जो 2790 है वो कितने का मान है 465/4%, यानी 4 को हम ऊपर लिख लेते हैं इंटू में 4, और ये कितना हमारा 100% का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करके इसको काटते हैं। ठीक है, काटिए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसको, अगर मान लो 5 से काटता हूँ तो ये हो गया 5 9 45, 1 5 3 15, फिर इसको काटो 5 से 20 5 100। ठीक है, अब 93 हो गया। 93 किससे कट सकता है, अगर मान लो कि मैं इसको 3 से काटता हूँ तो 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से ये कट जाएगा 3 3 9 27, 3 3 9 0, 900 कितना 30। अब 31 से काट दो, 31 से कट जाएगा 3 बार में 30, यानी 3 दूना 6। ठीक है, ये कितना आ गया 3 दूना 6, 6 चौको 24, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है 2400 रुपये आ गया। 24 से कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इजी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको ये फाइंड करना था अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल अपने आप का परसेंटेज में 100% होता है, एसआई हमने आरटी% से निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा अमाउंट आ गया। जो इन्होंने अमाउंट का वैल्यू दे रखा था, इन्होंने पैसे में इतना दे रखा था, परसेंटेज में ये था 465/4, 4 को ऊपर भेज दिया, फिर इसे कटा किया तो हमारा अमाउंट आ गया 2400। तो अच्छा सवाल था, समझने वाला सवाल था। अगर एक बार में चीजें आपको समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो आप बना लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12√5 है। ठीक है, तो परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का बीच का अंतर कितना होगा। बढ़िया सवाल है। अगर ये बनाना है आपको सवाल, अगर एग्जाम में अगर इसको टच करना है तो सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज से जितने भी फॉर्मूला होता है उसको मालूम होना चाहिए। अब समबाहु त्रिभुज होता क्या है, ये क्या है, बोलोगे भैया ये बताओ कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का खासियत क्या होता है कि सारे एंगल 60 डिग्री का होता है, हर एक एंगल आपस में बराबर है। जब हर एक एंगल आपस में बराबर होगा तो हर एक साइड भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज का ही। अगर समबाहु त्रिभुज का एरिया का बात करूं तो एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ठीक है, हमें हाइट निकालना है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइट निकालने के लिए होता है √3/2a। ठीक है, ये हाइट निकालने के लिए होता है। हाइट का इन्होंने मान दे रखा था 12√5 दे रखा है। ठीक है, अगर मान लो कि 12√5 दे रखा है तो डायरेक्ट हम यहाँ से हाइट ए का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे लिखते हैं कि √3/2 ए बराबर कितना हो जाएगा 12√5। ठीक है, 12√5। अब देखो करने का तरीका क्या होगा, ये तो दो उधर जाके गुणा होगा। ठीक है, अगर ये दो गुणा होगा नीचे डिवाइड होगा, तो सीधी सी बात है इसको हम देखो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 12 दूना 24, नीचे आएगा 8, 8√15, यानी सीधी सी बात है जो ए का मान हो जाएगा कितना 8√15। अब बोलोगे भैया डायरेक्ट आपने 8√15 कैसे लिखा, तो देखो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ कि 8√15 कैसे आया। सबसे पहले ये 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा √3 a बराबर में कितना हो जाएगा 24√5। ठीक है, जब हम a का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 24√5 और डिवाइड बाई √3। नीचे √3 होता है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो ऊपर से हो जाएगा ये देखो ये √3 में 24 से गुणा करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा √3 में 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो 24 और √5 और √3 यानी √15, यानी ऊपर हो जाएगा 24 √15 और नीचे में हमारा क्या आ जाएगा √3 में √3 से गुणा करो यानी 3 कट के कितना जाएगा 8√15। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता 8√15। ये आपको समझाने का तरीका था, मैंने लिख दिया यहाँ पे, नहीं तो इसको डायरेक्ट हमने कितना लिखा था, ए का वैल्यू हमारा आया था 8√15, ए का मान कितना आएगा था 8√15। अब यहाँ पे ए का मान आ गया। ठीक है, अब हमें जो निकालना है वो देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। जब हम यहाँ ए का मान निकाल लिए हैं तो हमारी चीज़ें और आसान हो जाएगी। जो पूछा है इन्होंने, पूछा क्या है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं। अब इन्होंने बोला क्या है हमें कि हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कम सेंटर और इन सेंटर। अब सर्कम सेंटर इन सेंटर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया सर्कल हो गया। ठीक है, अब सर्कल के अंदर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल बनाते हैं, इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर फिट करूँ इसको, ये होगा ट्रायंगल। ठीक है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल होता है, ये एक होता है सर्कल के अंदर और दूसरा होता है क्या, इसके अंदर क्या होगा सर्कल। अब इसके अंदर भी सर्कल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाते हैं। अब इसके अंदर सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सर्कल, इसको फिट कर देता हूं मैं ये। ठीक है, देखो ये हो गया। अब जो यहाँ पे होता है ये हमारा जो होता है ना ये वाला, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बीच में अगर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, तो समझो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये छोटे वाला का रेडियस हो जाएगा।
और यही पॉइंट्स अगर मान लो ये मैं लेता हूँ तो ये बड़े वाला का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो एक होता है छोटे आर और एक होता है बड़ा आर। ठीक है, और इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है कि इन दोनों का फॉर्मूला निकालना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो देखो सबसे पहले अगर मान लो मैं बड़े आर का अगर फॉर्मूला लिखूँ कि बड़े आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर बराबर हम जो लिखते हैं, जिसको हम ये बाहर जो सर्कम सेंटर बोलते हैं, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ठीक है, तो आर बराबर होता है हमारा, सीधी सी बात है, डायरेक्ट हम लिखते हैं a/√3, इसका फॉर्मूला होता है। वहीं अगर मान लो इन सेंटर का रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a/2√3। तो ये सारे आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी आप चीजों को निकल पाओगे। तो ये होगा आर, और ये बड़ा आर हो गया, छोटा आर। अब हमें इन दोनों का रेडियस का डिफरेंस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, πr²। ठीक है, πr²। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, तो कांस्टेंट है, तो पाई को हम कांस्टेंट, क्योंकि देखो ऑप्शन में पाई दे रखा है। अब इन लोगों का डिफरेंस लेना है, तो आर के जगह पर क्या करेंगे, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं बड़ा आर का स्क्वायर माइनस में छोटा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई का मान कांस्टेंट है, अब देखो बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, तो बड़ा आर का स्क्वायर क्या करेंगे, ए बाई में क्या, a/√3। ए का वैल्यू इन्होंने दे रखा है कितना, 8 का कितना, 8√15। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसका मान निकाल लेंगे। देखो अब इसका मान कैसे निकालेंगे, अच्छा सवाल है एकदम। थोड़ा बहुत क्या इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको फार्मूला मालूम है तो इजी वे में निकाल लोगे। ए का वैल्यू कितना देखा, 8√15, और नीचे में क्या हो जाएगा, रूट, ये देखो हमारा √3, तो √3 इसको काट देगा 5 बार में, तो हमारा इसका वैल्यू कितना होगा, बड़ा आर का मान कितना हो जाएगा, 8√5। तो बड़ा आर का मान कितना आ गया, 8√5। ठीक है, अब छोटा आर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8√15 और डिवाइड बाई √3, 2√3। तो 2 को इसको काट देगा 4 बार में, ये काट देगा 5 बार में, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4√5। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे पास निकल के गई। पहला चीज है बड़ा आर का मान 8√5 और छोटे आर का मान कितना हो जाएगा, 4√5। बस यही चीज रख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पाई। अब देखो बड़ा आर यानी 8√5 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 4√5 का स्क्वायर। बस अब इसको हम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8√5 का स्क्वायर, नहीं 8 का स्क्वायर 64, और 5√5 का करोगे तो 5 आएगा, 64 का 5 कितना होगा, 320। फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 64, और फिर 5 सॉरी 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 5 80, यानी 16 5 80 हो जाएगा बस। और यहाँ पे पाई लगा हुआ है, इंटू में पाई है। अब यहाँ पे घटा दो, तो यहाँ पे देखो 320 में से पहले हम क्या करते हैं, 20 घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा 300, उसमें से 40 घटा देंगे, कितने से आ जाएगा 260। तो हमारा कितना आ जाएगा 260 पाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 260 पाई। कहाँ है, सॉरी यहाँ पे 60 घटाना था ना। पहले देखो, पहले हम क्या करेंगे, 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 300, फिर उसको 60 घटाएंगे यानी 3 कितना 240, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 240 पाई। कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल था, ये सवाल तगड़ा था क्योंकि इसमें 3-4 चीजें निकालनी थी। पहले तो हम इसको हाइट फाइंड करना था, हाइट फाइंड करने के बाद से फिर यहाँ पे ये होता है सरकम रेडियस, फिर इन रेडियस, दोनों का मान निकालना था, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर फिर हमें एरिया निकालना था। तो ये अच्छा लेवल का सवाल था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में टच नहीं करना है, देखना है और आगे बढ़ जाना। अगर फॉर्मूला मालूम है तो आप इजी वे में बना लोगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन उतना नहीं था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स में करना है कि हाँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है लावण्य की शादी 10 साल पहले हुई थी, अब उसकी आयु शादी के समय की उसकी आयु से इतना गुना है, तो उसके बेटे की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा उसके बेटे का वर्तमान आयु क्या होगी। देखो जो लावण्य का आयु है ना, जो परसेंटेज, उसका 10वां हिस्सा निकालना है। यानी मान लो 10वां हिस्सा कुछ भी आ सकता है। मान लो अगर लावण्य 20 साल की है तो उसका 10वां हिस्सा कर दो, यानी 20 में क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, 2 साल, तो उसका प्रेजेंट आयु क्या आ जाएगा, 2 साल। तो यही पूछा है। देखो एकदम इजी वे में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर मान लो कि अगर परसेंटेज में, अगर लावण्य का परसेंटेज अगर मान लो पी मानता हूँ, ठीक है, इक्वल टू में बोला है कि शादी के 10 साल पहले शादी, अब उसकी आयु शादी के समय में उसकी आयु का इतना गुना हो जाता है, यानी 5 1 6/5, यानी जब उसकी अब आयु, जो शादी के समय के बाद अब उसकी आयु तो कितना हो जाएगी, 6/5 गुना हो जाएगी, कितना, किसकी, तो ये हो जाएगा P माइनस में 10, क्योंकि 10 साल पहले की बात हो रही है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। लावण्य गुट मैरिड 10 ईयर एगो, यानी 10 साल पहले। नाउ हर एज, देखो 1 सहित 1/5 टाइम हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब उसकी शादी हुई थी तो उसके हिसाब से कितना था, 1 सहित 1/5 गुना था। तो देखो मान लो प्रेजेंट एज ये था, अब कितना हो गया शादी के समय के बाद, अब कितना हो, 6/5, यानी P माइनस 10, यानी शादी से 10 साल पहले की बात हो रही है। बस अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखो डायरेक्ट अगर इसको हम देखें तो इधर हो जाएगा 5P, बराबर में क्या हो जाएगा, इधर 6P, माइनस में कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो इधर मान लो माइनस P हो जाएगा, इधर में माइनस 60 आएगा, तो P से P खत्म, माइनस खत्म, तो P का मान 60 आएगा। ठीक है, प्रेजेंट आ जाएगा 60,
लावण्य का, बट हमें ये तो नहीं पूछा है। पूछा क्या वो देखते हैं, और इन्होंने जो पूछा है उसको निकालते हैं। देखिए पूछा ये है, तो उसके बेटे की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा है, वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा है, यानी ये 60 है, तो इसको हम डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड बाई 10 कर दो तो सीधी सी बात है कितना आ जाएगा 6-7, और इस आंसर का है तो ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे लिखने में बहुत लोगों को बच्चों की कंफ्यूजन होगा, तो इसको आप रेशियो मेथड से बहुत इजी में और बना दोगे कि अगर वहां पे अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अब बोलोगे भैया रेशियो मेथड से कैसे बनाए, देखो मैं बताता हूँ। रेशियो मेथड से अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पर लावण्य गुट मैरिड 10 ईयर एगो, यानी 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी। नाउ हर एज इतना है। अब अगर अभी का हम एज देखते हैं और पहले का एज देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट, अब यहाँ पे हो जाएगा पीछे, ठीक है। ये अभी का है और ये पीछे का, जिसको हम लोग पीछे में एगो लिख सकते हैं, ठीक है। एगो का कितना रेशियो कितना रहेगा, 5 सही तो 1, तो 5 एकम 5 6/5। तो अभी जो 6 है तो पहले कितनी थी 5। यही तो बोला है कि 10 साल पहले, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक का वैल्यू दे रखा है 10 साल, तो अब यहाँ से दोनों निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लो कि अगर परसेंटेज कितना हो जाएगा 60 साल, जब उसकी शादी हुई थी तो कितना थी 50 साल थी, ठीक है। यहाँ पर दोनों आ गया, क्योंकि देखो 10 साल पहले हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस यानी परसेंटेज 6 था, तो पहले का एक कितना 5 था, तो पहले 50 थी तो अब 60 थी। अब यही तो पूछा है कि उसके बेटे की वर्तमान, उसके बेटे की जो वर्तमान आयु निकालना है, इसकी वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा, तो इसकी वर्तमान आयु 60 था, इसका 10वां हिस्सा निकाल देंगे तो 60/10 कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर कितना जाएगा 6। तो इजी सवाल था, इस सवाल में कॉलम उठाने की भी नीड नहीं था। जब आप एक बार पढ़ते हैं तो चीज़ों आप रेशियो मेथड से आसान से बना देते हैं। बाकी मैंने उसको बेसिक से भी बता दिया था कि अगर किसी बच्चों को रेशियो में थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो बेसिक से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है रमेश के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या बताएं। बहुत इजी सवाल होता है। देखो इसमें ऐसे करते हैं हम क्या, कि सबसे पहले ये देखते हैं मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, गाय के कितने पैर होते हैं 4। तो मैं सीधी सी बात है 2 पैर वाला सबसे पहले निकालता हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास मुर्गी है, यहाँ पे हमारे पास काऊ है, तो इसको मान लो 2 पैर होते हैं, काऊ का कितना पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। तो 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 इंटू 2 में, ठीक है, 2 + 2 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मुर्गी का 2 है और इन दोनों का 4 है, ठीक, मतलब इसका 4 है। आगे बोल रहा है क्या कि इनकी कुल सिरों की संख्या 48 है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जितनी मुर्गियां हैं उसको मैं, हर एक मुर्गियों को मैं क्या करता हूँ कि समझो कि टोटल सिर जो है ना सिर्फ ये मुर्गी का है, ठीक है। तो अगर मुर्गी का अगर मैं 48 मुर्गी मानता हूँ तो हमारे पास टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगी, तो 48 में 2 करेंगे यानी 96, यानी टोटल पैर हमारे आ जाएंगे 96। बाकी यहाँ पैरों की संख्या कितना दे रखा है 140, यानी एक्स्ट्रा कितना है तो 44। तो 44 एक्स्ट्रा है, तो किसमें एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि गाय में होगा, क्योंकि गाय का क्या 4 पैर होता है। तो हम यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 2 एक्स्ट्रा, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास कितने गाय का सिर कितने आ जाएंगे, यानी 22 सिर आ जाएंगे गाय के पास, ठीक है। यानी 22 सिर गाय पे आ जाएंगे, क्योंकि इसी पे तो ज्यादा है 44, तो हमारे गाय का कितना सिर आएंगे 22, ठीक है। हमें बोला क्या है टोटल सिरों की संख्या 48 बोला क्या है, ठीक है। निकालना क्या है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करा है, यानी मुर्गियों को निकालना है, ठीक है। हम सर का निकाल लेंगे तो मुर्गी आ ही जाएगी, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 22 है, टोटल 48 है, तो मुर्गियों को निकालने के लिए क्या करेंगे 48 - 22 कर देंगे, यानी सीधी सी बात है 26 आ जाएगा आंसर हमारा। और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी। अगर यही हमारा गाय का पूछता तो 22 आया था, यहाँ पर ये 26। अगर नहीं विश्वास है तो आप निकाल लोगे, इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, अगर मान लो मुर्गी का निकालना है तो मुर्गी का अगर 26 × 2 करेंगे, इसका पैर कितना हो जाएगा, तो 26 × 2 कितना करेंगे, 6 दूना 12 में लाए 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 52, ये 52 पैर हो गए। अब देखो गाय का हमने कितना निकाला था 22, तो 22 × 4 करो, 22 × 4 तो ये कितना हो जाएगा 88। अब दोनों को ऐड करोगे तो 140 आ जाएगा। देखो 8 2 10 की 0 हाथ में 1, 8 पंते 1 14, यानी 140 पैर हो गए, तो वेरीफाइड हो गए। यानी सीधी सी बात है हमारे पास कितनी मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 26, गाय की संख्या कितना हो जाएगी 22। तो इजी सवाल होता है, बहुत इजी, इसमें कुछ दम नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बता दूं। सबसे पहले हमारे पास ये है 4 बुक, ये है रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ्स का, और ये रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग है, और ये सामान्य ज्ञान है, और ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट है ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो हमने देखिए इसका प्रैक्टिस सेट, इसका मतलब पूरा पीडीएफ, इसका पीडीएफ, इसका पीडीएफ, ये तीनों का पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपना टेलीग्राम पे डाल दिया, ठीक है। मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या आपको आदित्य रंजन सर नोट्स वाले पे मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें ये चीज है कि जितने तक अभी जितने भी हुआ है ग्रुप डी का एग्जाम, जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनते हैं ग्रुप डी में, उसका सारे कंपाइलेशन इस बुक में मिलेगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला है लेटेस्ट आरआरबी पीवाईक्यू सहित टाइप वाइज और लेवल वाइज मिलेगा आपकी 100 ट्रिक्स के साथ, और बढ़िया व्याख्या के साथ इसमें सॉल्यूशन भी मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप, क्योंकि ये जानते हो ये वाली बुक जो है ना हमारे,
ये है 250 पेज की बुक है, ठीक है, 250 पेज की बुक है। अगर मान लो कि आपके पास पीडीएफ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी पीडीएफ दे रखा है, अगर आप पीडीएफ है तो अच्छी बात है, अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने की आदत है तो अच्छी बात है, आप अपने फोन में या लैपटॉप में पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। बट लेकिन आप सोचते हैं कहीं ना कहीं भैया मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका मैं पीडीएफ निकाल लूँ, तो अगर पीडीएफ निकालने जाओगे तो 1 रुपये अगर कॉस्ट भी लगाओगे ना, तो कितना आएगी पीडीएफ का दाम, कितना आएगी, 250 रुपये आएगी, अगर 1 रुपये के हिसाब से लगाओगे। बट लेकिन ये बुक अगर मंगाते हो तो बुक कितने में आ जाएगी, तो बुक आपको मिल जाएगी कितने, 125 रुपये विद डिलीवरी, 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, 125 से 125 में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगी ये बुक। इतना शानदार बुक है, इसका पेजेस की क्वालिटी, इसकी कवर पेज की क्वालिटी काफी अच्छे डिजाइन के साथ आपके पास ये बुक चली जाएगी। और इसमें कंटेंट तो आपको मालूम है कितना तगड़ा कंटेंट है। तो अगर मेरी सलाह मानोगे तो पीडीएफ प्रिंट आउट निकालने से बढ़िया है आपका बुक मंगा लो। अगर बुक मंगा लो तो बहुत बेटर है, अगर आपके पास बुक मंगाने के पैसे नहीं है तो पीडीएफ मत निकलवाओ, सिर्फ पीडीएफ से ही पढ़ लो अपने फोन से, ठीक है। इसका भी सेम चीजें वही रीजनिंग का है और सेम चीजें यही है, ठीक है। अगर ये भी चीजें मंगाते हो तो आप मंगा लो, क्योंकि इसमें तो 300 करीब में पेज है, ठीक है। तो आप ये बुक मंगाओ और अच्छे से अपना तैयारी करो। और अभी मैं स्टार्टिंग अभी हाल फिलहाल में जैसे ये अब मैं क्लास कंप्लीट कराता हूँ, तो उसके बाद से मैं जो अपना एआर पब्लिकेशन वाला चैनल है उस पर मैं इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा। जैसे मान लो 1 शॉट में परसेंटेज, 1 शॉट में प्रॉफिट एंड लॉस, 1 शॉट में सब शॉर्ट में क्या आपका वो करा दिया कंपाउंड, उसके बाद से सिंपल इंटरेस्ट, तो सारे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, एक एक शॉर्ट में मैं ला के कंप्लीट करा दूंगा इसका, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हैं, अगर ये आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप ये बुक मंगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा एक दुकानदार 58,000 रुपए मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, 3 छूट देता है भाई। कहता है जिसकी वजह से उसका मूल्य घट के कितना हो रहा है, 42,000 हो जा रहा है। यदि संबंधित छूटे कितने हैं, 5%, 10%, 1% है, तो एक का मान लो। सीधी सी बात ये कह रहा है कि 58,000 का कोई मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, उस पर 3 छूट देता है। जब 3 छूट देता है ना तो 58,000 की जगह पर उसको 42,000 की पड़ जाती है। तो उसने तो बोल दिया है कि 2 छूट कितने का देता है, पहले 5% का, दूसरा 10% का, और तीसरा छूट कितने का देता है वो हमें नहीं मालूम है, ये हमें निकालना है, ठीक है। देखो ऐसे सवाल को हम निकालते कैसे हैं, देखो रेशियो मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/20, यानी कहीं ना कहीं ये जो हमारा 20 की चीजें कितने में जाएगी, 19 में जाएगी, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 की चीजें 9 में जाएगी। हमें तीसरे वाली की मान नहीं मालूम है, तीसरा निकालना है, तो इसको हम बॉक्स बना देंगे, ठीक है। ओवरऑल कितना हो जा रहा है, तो ओवरऑल कितना था, 58,000 था, अब कितने में दे रहा है, 42,000 में। तो यहाँ पे लिख देंगे 58,000 था और जा रहा है कितना, अब 42,000 में बस। अब देखो बनाने का तरीका, इसको बहुत लोग एक मान के फलना ढिमका करके मंगाते हैं, वैसे नहीं बनाना है, मेरे तरीका से बनाना है। थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो कम समय में आप बना लो। देखो सबसे पहले इसका रेशियो ले लेते हैं, तो ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटते हैं, 2 से काटोगे तो 29 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 21 बार में कट जाएगा। देखो अब जब भी बनाते हैं ना ये वाला वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, हम इसको देखो इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा करके ये वाला मान आता है, फिर इसका गुणा करके ये वाला मान आता है। तो हम ये बीच वाले का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 19 इंटू में 9 इंटू में 29, ये अब ये हो जाएगा कितना, 20 इंटू 10 और इंटू में 21, यानी ये वाला मान इसका हो गया, ये वाला मान इसका हो गया। अब हम यही निकाल लेंगे कि हमारा कितना परसेंटेज आया कैलकुलेशन करके। अब देखो अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कैलकुलेशन तो भाई पड़ेगा इसमें। अगर मान लो इसमें कटने वाला एक ही है, 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से कट जाएगा 7 बार में, नहीं कटेगा। अब देखो हम इसको बनाते हैं, 19 का 3 गुना कितना होता है, 57, और 57 में 29 से गुणा करना है, ठीक है। तो 29 से गुणा करें, 9 से 63 के दिन हाथ में लगा 6, 9 पचे 45, 7 7 दूना 14, 45 और 14 59, 59 और 6 65 के 5 हाथ में 6, तो 5 दूना 10 और 6 16, यानी कहीं ना कहीं ये कितना आएगा, 1653। अब इसको गुणा करते हैं, 20 दहा का 200 और 7, यानी ये हो गया 1400। तो कहीं ना कहीं कितने का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे, इतना अगर मान लो मार्क प्राइस है और इतने का डिस्काउंट जा रहा है, ठीक है समझो। तो डिस्काउंट हमें मिला कितना, 14, यानी 253 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 253 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे, 1653 पे, 1653 पे, इंटू में 100 कर दो। अब देखो अब सारे ऑप्शन देखो तो थोड़े थोड़े दूर दूर है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, निकालने का तरीका ध्यान देना, अगर एग्जाम में होते तो कैसे निकालते हैं। अगर मान लो अगर 10% निकालता है तो 10% क्या होता है, एक अंक के पास एक पॉइंट, अगर 10% निकालता हूं तो क्या होगा, 165 होगा। बट यहाँ पर कितना है, 253 है, यानी कहीं ना कहीं 10% से छोटा होगा। 10% तो होगा नहीं, क्योंकि 10 ये 253 है और ये कितना है, 165 है 10%, और उसका छोटा तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो इसका 5% निकाल लेता हूँ, तो मान लो कि 10% 165.3 था, 5% निकालोगे तो 165 का आधा कितना होता है, तो 80, यानी कहीं ना कहीं 83 हो गया, ठीक है 83, ठीक है। तो 165 ये हो गया, 83 ऐड कर दो, तो 165 में अगर 83 ऐड करता हूँ मैं, 165 में 83 ऐड करता हूँ,
तो ये हो गया 8 8 14 हाथ में 1 1 1 2 यानी 248, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं 253 कहीं ना कहीं क्या 15% से थोड़ा सा ज्यादा है, 15% से थोड़ा सा ज्यादा। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर एक ही ऑप्शन है 15% से थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं भाई साहब कि 253, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। 253 00 डिवाइड बाई 153। अभी इसको आप करो, अब आपके पास टाइम है तो कितना 1653, अब करो इसको, इतना करोगे तो सेम यही एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। मैंने इसको अप्रोक्सीमेट से बहुत कम समय में सेकंडों में बना दिया, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे अप्रोच अगर आपको मालूम नहीं है तो एग्जाम में आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो ये सारी अप्रोच आपको मालूम है कि कैसे कैसे हम इसको परसेंटेज में थोड़ा थोड़ा करके कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत ऐसे टीचर का सोल्यूशन देखो तो अलग अलग तरीके से उन्होंने बनाया है, बाकी इससे बेस्ट सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 14,000 रुपए की एक राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है तो समान राशि पर समान समय और समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले तो भाई साहब इन्होंने ये दे रखा है, यहाँ पे ये बोलो, देखो यहाँ पे इन्होंने 8 मासिक बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने टाइम भी दे रखा है और उसके बोल दो समान राशि। तो हमें पहले प्रिंसिपल यहाँ पे 14,000 रुपये प्रिंसिपल है, क्योंकि 14,000 से बढ़ के 2 साल में इतना हो जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा समान राशि भी मिल गया, समान समय यानी टाइम जो इन्होंने 8 महीने, जो यहाँ पर टाइम कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना 2 वर्ष के लिए दिया है, तो हमारे पास टाइम भी मिल गया। बट यहाँ पे बोला है समान दर, दर मतलब क्या होता है रेट। अब रेट हमें नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों से रेट हमें निकालना है। तो रेट निकालने का तरीका कैसे मैंने बता रखा है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हम लोग रेट निकालते हैं, तो पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेते हैं। तो मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे कितना है 14,000, ठीक है। अमाउंट कितना है हमारे पास 2 सालों में कितना हो जा रहा है 18,515। अब ऐसे सवाल को क्या करते हैं, अगर 2 साल बोला है तो यहाँ पर रूट लगा देते हैं, अगर 3 साल बोलता तो क्यूब रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 साल बोला है तो 2 साल के लिए रूट लगा दो बस। अब इसको निकालो, ठीक है। रूट तो हम बाद में लगा सकते हैं, बट पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है। काट के फिर रूट लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है, काट लेते हैं। अगर काटते हैं, अगर मान लो इसको 7 से काट दो, 7 दूना 14 00, ठीक है। 7 दूना 14 3 0 आ गया, ठीक है। अब इसको 7 से काटते हैं, तो 7 दूना 14, फिर 7 6 42, 3 31, 7 चौका 28 और 7 5 35, ठीक है। अब ये किससे कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 से काटो तो ये 4 बार 5 चौका 20, इसको काट दो तो हो जाएगा 5 25 1 14, फिर हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो फिर 5 दूना 10 5 9 45, ठीक है। अब इस पर हम रूट लगा देंगे, यानी 400 की चीज ये 500, कितने की चीज हो रही है 400 का। अगर रूट निकालोगे स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा 20, और 500 की 529 का कितना होता है, तो 529 का होता है 23। तो अब कितने का हमें यहाँ से रेट निकल जाएगा, 3 का हो रहा है कितने पे 20 पे, इंटू में 100% कर लेंगे, तो 20 से 5 यानी हमारा रेट परसेंट कितना आ गया, तो 15%। यानी सालाना रेट परसेंट कितना आ गया 15%। हमारे पास रेट निकल गया। अब रेट निकल गया तो हम क्या करते हैं, अब जो बोलता है आगे वो चीजें पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं भाई साहब, देखो उन्होंने बोला यदि ब्याज 8 कह रहा है 8 मासिक रूप से संयोजित होता है, यानी ये तो सालाना है, एक साल में 15% लग रहा है, बट इनको ब्याज चाहिए क्या 8 महीने का चाहिए भाई साहब। चलो हम तो जो हमारे पास ब्याज अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए ये है 15% 12 महीने के लिए, ठीक है। हमें निकालना है कितने मासिक के लिए 8 मासिक के लिए, तो निकाल देते हैं। 4 का 3 गुना, 4 का 2 गुना, यानी 3 का 5 गुना, यानी कहीं ना कहीं हमारा रेट कितना आ रहा है 10%। अगर मैं 8 महीने के हिसाब से ले रहा हूँ तो 10% के रेट आ रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ टोटल कितना बोला है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितना होता है 2 वर्ष अगर देखते हो तो 2 वर्ष अगर महीने में देखो तो कितना होगा, एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, ठीक है। तो महीने कितना हो जाएगा 24 महीने, बट इन्होंने काउंट कितना कर रहा है 8 महीने के हिसाब से। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर मंथ निकालेंगे तो 24/8 कर देंगे, यानी हमारा ब्याज कितने साल लग जाएगा, समझो 3 साल के लिए लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना रेट आ गया 10%, टाइम आ गया कितना 3 साल, और हमें निकालना क्या है बस, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, समान दर से समान चक्रवृद्धि ब्याज। चलो हम निकालते हैं। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेंगे तो और चीजें आसान हो जाएगी आप लोगों को समझने में, ठीक है। आ जाओ भाई इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, हमें सिंपल क्या हमें ब्याज निकालना है, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि अगर जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमें सीआई निकालने के लिए अगर 10% के रेट से 3 साल के लिए सीआई कितना मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैंने एक चार्ट बनाया था स्टार्टिंग में कि अगर मान लो अगर 10% बोला है तो हमें 1 साल के लिए कितना लगेगा, 2 साल के लिए कितना लगेगा, और 3 साल के लिए कितना लगेगा। तो 1 साल के लिए 10% ही होता है, 2 साल के लिए 21% होता है, और 3 साल के लिए क्या होता है 33.1%, ठीक है। और 4 साल के लिए होता है 46.41%। तो ये चार्ट मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बनाया था,
अगर आप पढ़े होंगे मेरे से तो आपको ये चार्ट मालूम होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ निकाल लोगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मालूम है तो आप फार्मूला पे भी निकाल सकते हो। और फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है a+b+c, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपको, ये हो गया, फिर यहाँ पे प्लस आ जाता है आपका ab+bc+ca और डिवाइड बाई 100 हो जाता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे हो जाता है प्लस abc और डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप रख के निकालो, आप 3 साल का नहीं आ जाएगा। और ऐसे में नहीं आता तो पहले 10-10 का 2 साल के लिए सक्सेसिव लगा लेंगे तो 21% आएगा, फिर 21 + 10 का सक्सेसिव निकालेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो इतना हमें काम करने की नीड नहीं है, हमें डायरेक्ट मालूम है कि 10 साल के लिए और 30 साल के लिए तो हमें CI परसेंटेज कितना आ जाता है कि 33.1%। बस हम निकाल दो। हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है 14,000, लो भाई साहब प्रिंसिपल हो जाएगा 14,000 इंटू में प्रिंसिपल अपने आप का 100% हो जाएगा 100। अब हमें निकालना कितना है, तो 33.1% का मान निकालना है, तो हो जाएगा 33.1, ठीक है। अब देखो, अब इसको निकालने का हम तरीका क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम काट देंगे भाई साहब, जैसे जैसे बोला है। देखो अगर एक पॉइंट हटा देते तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 1 0 2 0 3 0 3 0 खत्म। अब बचा क्या, तो 14 में हमें गुणा करना है कितने से, 33.1 से, ठीक है। तो 14 में अगर मैं 33.1 से गुणा करता हूँ तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा, 14 कम 14 के 4, हाथ में कितना 1, 4 42 और 1 43, हाथ में 4, 4 42 और 4 46। तो हमारे पास CI कितना आ गया 46 34। ऑप्शन कहाँ है 46 34, ऑप्शन नंबर सी। तो काफी अच्छा सवाल था ये। सबसे पहले हमें रेट निकालना था, रेट निकालने के बाद से फिर इन्होंने 8 महीने के लिए बोला था, तो 8 महीने के हिसाब से रेट निकालना था, फिर 8 महीने के हिसाब से हमें टाइम निकालना था, फिर उसका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद से फिर हम यहाँ पे टोटल उसके पैसे में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो निकाल दिया, समान दर पे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना। तो आज मैंने बोला था कि आज का जो लेवल होगा काफी अच्छा होगा, क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छे अच्छे इसमें दे रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्लास शुरू होने से पहले भी बता देते कि इसमें क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी आपको लगेगा, नहीं तो फिर मैं आऊँ यहाँ पर टुटपुचिया लुजू लुलू सवाल करा के आपको चले जाऊँ तो फिर आपके लिए भी वो सही चीजें नहीं होंगी। आप भी बोलोगे भैया सिर्फ ऐसी चीजें पढ़ा रहे हो जो हमें मजा आ रहा है, बट उससे एग्जाम से रिलेटेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए काफी अच्छे अच्छे सवाल है, और ऐसे सवाल आप बनाओगे तो आप अगर ऐसे सवाल बनाते हो तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ वाकई में सवाल अच्छे सीख रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2 व्यक्ति ए और बी एक दूसरे को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है, तो उनके द्वारा एक दूसरे में लिया गया समय ज्ञान है। इजी सवाल है, टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सी बात डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी कितना है 24 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड क्या है, तो देखो एक दूसरे की ओर कर रहे हैं, पहला 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 14 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब एक दूसरे का मतलब क्या, अपोजिट से चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं इधर भी चल रहे हैं। जब भी अपोजिट की बात होती है तो हम क्या करते हैं S1 + S2 करते हैं स्पीड निकालने के लिए, और सेम डायरेक्शन की बात हो रही है एक ही डायरेक्शन में, तो ये होता है S1 - S2, बस इसी को हम निकाल लेंगे। तो अब देखो निकालने का तरीका क्या होता है, 24 है, अब यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे कितना 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, डायरेक्ट काट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और आ जाएगा, 1 और का है तो ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इजी सवाल था, इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था, क्योंकि डिस्टेंस दे ही रखा है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों लोगों का स्पीड जुड़ जाएगा, और डिवाइड बाय स्पीड करते हैं तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 1 आवर। तो बहुत लल्लू सवाल था, इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 15x - 9 बट्टे में x, फिर 15y - 9 बट्टे में y, फिर 15z बराबर 9y। बहुत इजी सवाल होता है, सिमिलरिटी का सवाल होता है, अलजेब्रा में पढ़ोगे। सबसे पहले मैं x से डिवाइड कर देता हूँ, जब x से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 15x, x तो खत्म हो जाएगा 15 बट्टे फिर 9 बट्टे x, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर ये इसको y से हो जाएगा सेम, वही से हो जाएगा 15 - 9y, फिर प्लस 15 माइनस में 9z, ठीक है, और बराबर में 0 है। अब ऐसा करता हूँ मैं सारा को जोड़ लेता हूँ, 15 15 15 यानी कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अगर मान लो 45 जोड़ लो 45 हो गया। अब उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद से 45 ये -9x है, -9y -9z, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसे कॉमन कर सकते हैं क्या, अगर मान लो कि मैं अगर इसमें से -9 कॉमन करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर प्लस 1/y, फिर प्लस 1/z, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो अब ऐसे बनाने का इसका तरीका हम देखते हैं क्या। अब जो ये है, अगर मान लो ये सारे को मैं उधर भेज देता हूँ, सारे को उठा के उधर भेज देता हूँ, तो हमारे पास 45 बराबर में हो जाएगा 9, 1/x 1/y प्लस 1/z, ठीक है, क्योंकि बराबर का हम उधर भेज दिए। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये देखो 9 से 5 बार में कट जाएगा, तो यही तो पूछा है 5 बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और इसी का मान पूछा है 5, तो ऑप्शन है आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी।
तो अच्छा सवाल था ये। इसमें ये था कि पहले हम डायरेक्ट सब, जैसे एक्स बोला है, वाई बोला है, जेड बोला है, सबसे डिवाइड किए तो ये आ गया। फिर यहाँ पे 45 माइनस 9, तो मैंने टोटल को इधर भेज दिया जीरो के सामने, तो माइनस था तो ये प्लस में हो गया। फिर 9 से 45 5 बार में कट गया तो ये आ गया। तो इजी सवाल था, इस सवाल में कुछ था नहीं, बस आपको समझना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्स वाई और जेड एक साझेदारी करते हैं, ठीक है। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान करता है, ठीक है, जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं। यदि 93,000 रुपए की पूंजी निवेश की जाती है तब वर्ष के अंत में जेड को कितना मिला होगा? ये अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें थोड़ा लॉजिकल सवाल है, आपको समझना है। और वो सवाल क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे एक लाइन बोला है कि एक्स पूरी पूंजी का 1/3, ठीक है। यहाँ पे पढ़ोगे तो यह बोला है, देखो कह रहा है एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, ठीक है, पूरी पूंजी का 1/3। समझो, मान लो कि पूरी पूंजी में ऐसे मानता हूँ कि जो एक्स है ये पूरी पूंजी का 1/3 देता है। समझो जो 3 है, 3 में से 1 देता है एक्स, तो पूरी पूंजी, इसमें टोटल लोग कितने हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन है भाई साहब? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं ऐसा क्या बोला हूँ कि जो एक्स है पूरी पूंजी का 1/3 देता है, तो मैंने माना है कि पूरी पूंजी 3 है, जिसमें से एक्स कितना देता है? 1, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या आया, तो क्या आया पढ़ते हैं। कह रहा जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो ये दोनों लोग मिल के देते हैं ना भाई साहब, जितना वाई देता है ये दोनों लोग मिल के देते हैं, एक्स और जेड, ठीक है। जितना वाई देते हैं दोनों लोग मिल के देते हैं, और सारे लोगों को जोड़ के देखते हैं तो मान लो 3। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा बहुत इसको आपको इजी हो जाए और चीजें समझ में, मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ। जब ऊपर नीचे से 2 से गुणा करूंगा ना तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। काटोगे तो 1 3 वही आएगा, सीधी सी बात। 1/3 इसी का 1/3 2 होता है। तो मान लो टोटल 6 है, 6 में से भाई साहब 2 दे रहे हैं एक्स, ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान समझो 6 है, जिसमें से 2 दे रहे हैं क्या? एक्स भाई साहब। अब यहाँ पे बोला जितना वाई का मान है उतना एक्स प्लस जेड का मान है, तो यहाँ पर टोटल का मान कितना है? 6। तो 6 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे क्या, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे 2 बराबर भागों में। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। तो y का मान, y को कितना मिलेगा? 3, और इन दोनों को मिला के कितना मिलेगा? 3, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाकर 3 मिलेगा तो एक चीज इन्होंने बोला है क्या, x का मान कितना होगा? x का मान 2, क्योंकि टोटल का 1/3 x को मिल रहा है, तो इसमें से x का मान 2 है तो z का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों को मिला के 3 है, तो x का मान 2 तो z का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया, यानी सारे लोगों का मान आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 93,000 रुपए पूंजी निवेश की जाती है, 93,000 रुपए पूंजी निवेश की जाती है, यानी निवेश कितने किए इन्होंने भाई साहब? 93,000 रुपए। और कितने लोगों ने? तीनों लोगों ने। तीनों का मान कितना है? 6। और पूछा किसका मान है, तो वर्ष के अंत में जेड का मान बताना है। जेड का मान कितना है? 1 का मान निकाल देना है बस। देखे, अब देखो 6 से काट दो तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 5 30, 6 5 30 00, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15,500, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल था, देखो कितना अच्छा सवाल था। मतलब इसमें आप एक्स वाई जेड मानकर बनाते लोगे ना कि इसका इतना परसेंट, इतना इतना परसेंट, और यही चीजें यहाँ समझ लेते ना तो चुटकियों में बना लोगे। ये होता सवाल। अगर मान लो यहाँ पे 1/3 बनाते वो भी बना सकते हैं, बट यही पॉइंटों में आता, और पॉइंट में आते ही आप लोगों का देह हाथ कांपने लगता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऊपर से भी 2 से, नीचे भी 2 से गुणा करके थोड़ा सिंप्लिसिट फॉर्म में ला दिए, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था, एक बार खुद से बनाना ट्राई करना कि वाकई में क्या सवाल था, और ये सब बेस्ट अप्रोच आपको दोबारा मिलेगा नहीं कहीं, देखना। जैसे अनुराग भाई ने जो बता दिया ना, समझो कि बेस्ट बताता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया और यहाँ पे बता दिए। कोई भी चीजें, क्वेश्चन का लेवल भी देख लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लेवल होगा, सॉल्यूशन करने का अप्रोच देख लेना कि किस वे में इसको सॉल्यूशन किया जा रहा है, तो हर एक चीजें मायने रखता है। ये नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और बना रहे हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ अपना ही वाहवाही कर रहे हैं और समझा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो यार समझो कि मैं ही पढ़ रहा हूँ। मेरा काम क्या है कि बस आपको चीजें समझ में आए, कि मैं कुछ अगर बता रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हो कि हाँ ये चीजें बेस्ट अप्रोच है, हम इसको एग्जाम में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो कम समय में बना लेंगे, समझ रहे हो। तो ये सारे लेवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लेवल है, समझ रहे हो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई का अगर चीजें समझ में आ रही है और काफी अच्छे सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, चाय की 3 किस्में जिसकी लागत मूल्य प्रति किलो 500, 720 और 900 रुपए है, और इनको रेशियो दे रखा है 9:5:11 में, अनुपात में मिक्स किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। यदि विक्रेता को 20% का लाभ होता है तो चाय प्रति किलोग्राम में विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्म निकालते कैसे हैं। अगर मान लो हमें अभी निकालना है, समझो कि हमारे पास सीपी अगर मान लो एसपी है, तो सीपी अगर मान लो 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा? अगर 20% का लाभ हो रहा है 120, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो सीपी 5 है जिसमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सॉरी एसपी कितना हो जाएगा? 6। तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा 6 का मल्टीपल होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 6 कम 6
28, 6 चौका 24, 4 44 आता है, नहीं आता है, खत्म। 6 कम 6 2, 24 6 चौका 24, 4 आता है, नहीं, खत्म। 6 कम 6 2 आ गया 25, 6 चौका 24, फिर 14 नहीं है, खत्म। 6 कम 6 2 26, 6 चौका 24, 2 6 चौका 24, ऑप्शन नंबर डी। यानी कहीं ना कहीं में क्या बोला है, यही तो बोला है विक्रम बोले, यानी एसपी का मान निकाला, एसपी यानी 6 का मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग अपने में लगे होंगे कि वाह मिक्सर एंड इरिगेशन का सवाल है, मिक्स करके बनाते हैं, एकदम जल्दी जल्दी बनाते हैं, और तुम क्या देखा, 6 का मल्टीपल देखा, ऑप्शन नंबर डी मार के आगे बढ़ गए। तो ये होता है सवाल को कैसे टेकल किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जैसे आपको सवाल पढ़ते हैं तो आपका नजर ऑप्शंस में भी जाना चाहिए, क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ना चाहिए, क्या पता वो एक लाइन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाए। और बोलोगे भैया आपने ऑप्शन से बता दिया, मैं होता अगर मान लो एग्जामिनर वहां पे दो को क्या करता, दो ऑप्शन सेम दे देता जो 6 का मल्टीपल, फिर आप क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, फिर बेसिक बनाएंगे। और बेसिक क्या होता है देखो, ऐसा थोड़ी है यार कि मैं सिर्फ जादू दिखा के चला जाऊंगा, हर एक चीजें बताऊंगा, वो चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं आता होगा, और वो चीजें समझ के आप इंप्लीमेंट करोगे एग्जाम में, और टोटल नंबर भी आएगा। अगर भाई से पढ़ रहे हो तो मैथ्स का जिम्मेदारी छोड़ो, 30 में 30 आएंगे ही तो आएंगे। चलो देखते हैं बनाने। सबसे पहले रेशियो इन लोगों का दे रखा है, रेशियो कितना है, 9 रेशियो 5 रेशियो 11। पहले का कितना दे रखा है इन्होंने, 500 रुपये। दूसरे का यहाँ पर कितना दे रखा है, 720, ठीक है। और तीसरा इन्होंने दे रखा है कितना, 900। अब देखो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेटेज एवरेज का कंसेप्ट लगा लेते हैं, या हम सीधे एवरेज मानते हैं। जब हम एवरेज मानते हैं ना, तो समझो मैं लेट इसको मानता हूं मैं, जो ये हमारा है, मान लो किसी एक का मैंने इसमें सीपी मान लेता हूँ, कोई एक का सीपी मानता हूँ, मान लो समझो मैं 720 रुपये सीपी मानता हूँ, ठीक है। अब देखो 720 रुपये सीपी है, तो ये 720 से कितना कम है, तो सीधी सी बात है 220 कम है। 220 कम है कितने में, 220 रुपये कितने पे कम है, 220 कम है कितने पे, 9 लोगों पे, ठीक है, समझो 9 लोगों पे कम है। अब यहाँ पे ये कितने ज्यादा है, तो देखोगे तो 80 यानी 180 ज्यादा है, 180 ज्यादा है कितने लोगों में, 11 लोगों में। तो देखो जब भी हम एवरेज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, यानी दोनों को आपस में बराबर करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे अगर कम हो गया तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, यहाँ पे अगर कम हो गया तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे ज्यादा हो गया तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब बराबर कर लेते हैं, 0 9 दूना 18 हाथ मिला ले, 9 दूना 18 1 19, माइनस 1980। यहाँ पे 0 18 एकम 18 हाथ मिला ले, 1 और 18 और 11 कितना होता है, 1980, यहाँ पे प्लस में। अब देखो अब इनको हम क्या, ये भी माइनस में, ये प्लस में, डायरेक्ट खत्म हो गया। तो हमें क्या, ना तो 0 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी सीधी सी बात है ना, 0 रुपया बढ़ा ना घटा, तो यानी कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमारा जो सीपी माने थे 720, यानी हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 720। तो डायरेक्ट हमारा आ गया कितना, सीपी 720। हमें निकालना क्या है, 20% का प्रॉफिट कमाना है, यानी सीपी 720 है, यानी कहीं ना कहीं क्या, ये 100 का मान है, और हमें निकालना क्या, 120 का मान निकालना। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 चौका 20, फिर 2 5 चौका 20, यानी कहीं ना कहीं 144 इंटू 6 कर दो, ये हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 14, 14 5 76, 14 6 84 और 2 कितना होता है 86, यानी 864 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप बेसिक से भी बना लिया और आपका ऑप्शन से बना लिया। तो दोनों अप्रोच आपको अब मालूम होना चाहिए। बाकी एग्जाम में आपको क्या, अगर पहले क्वेश्चन के सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है, उस हिसाब से निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए वृत्त में व्यास एबी पर पी पर विस्तृत जीवा सीडी है, ठीक है। विस्तृत ये जीवा है हमारा भाई साहब, ये जीवा। अगर कोई भी सर्कल का, मान लीजिए कोई भी सर्कल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो हमारा क्या, जीवा होता है, जिसको ये अब बोला है क्या, सीडी को मिलाने के लिए बढ़ाया। यदि रेखाखंड एपी सीपी और डीपी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताना है। यानी हमें कहीं ना कहीं मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर, अगर बीच में अगर पॉइंट अगर समझो कुछ भी ओ है, तो हमें क्या इन दोनों का, इनके बीच का ये रेडियस निकालना है, ये रेडियस, क्योंकि सर्कल का बीच का पॉइंट अगर मान लो ओ मानता हूँ तो हम क्या रेडियस फाइंड करना है, वही तो बोला वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट बनता क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे भी कोई भी सवाल दिया तो इसको देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इंटू मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई, और फिर इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, लिखूंगा तो और चीज़ आसान हो जाएगी कहीं ना कहीं, यानी ये हो जाएगा सीपी इंटू में क्या हो जाएगा, डीपी, फिर बराबर ये हो जाएगा पीए इंटू में क्या हो जाएगा, पीवी, बस। अब ऐसा होता है सवाल, जानते हो एग्जाम में क्या करता है, 4 चीजें बोला जिसमें से 3 चीजें दे देता है और आपको 1 चीजें पूछ लेता है। अब 3 चीजें क्या क्या दिया है हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो इन्होंने बोला क्या है, एपी सीपी और डीपी, यानी एपी का मान 12 दे रखा है। एपी कहाँ है, एपी यानी ये पूरा का मान 12 है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे आप तो ये 12 दे रखा है, ठीक है भाई साहब। आगे पढ़ते हैं, और यहाँ पर सीपी 8 सेंटीमीटर दे रखा है, सीपी यानी ये वाला मान, ये वाला मान, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से आप यहाँ तक जाओगे तो ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और उसके बाद क्या है, डीपी 6 सेंटीमीटर, यानी डीपी ये वाली मान की बात हो रही है, यानी ये 6, ठीक है।
हम निकालते हैं अब। सीपी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 हो जाएगा हमारा। डीपी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 हो जाएगा बराबर में। पीए कितना दे रखा है पूरा, यानी 12 दे रखा है, ठीक है। और हमें पीबी ये निकालना है, ये वाला मान यानी पीबी फाइंड करना है, तो बस हम निकाल लो। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 का 2 गुना 2 से कट जाएगा 4, यानी कहीं ना कहीं जो पीबी का मान कितना हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर पीबी का मान कितना आ गया, ये मान हमारा कितना आ गया 4। अब देखो टोटल मान कितना था 12, ये मान 4 आ गया, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा 8। यानी कहीं ना कहीं मैं मिटा देता हूँ इसको, देखो मिटा के आगे को दिखाता हूँ। जब आपको यहाँ से दिखाऊंगा ना, ये वाला चीज़ है, देखो ये वाला चीज़ है, जब देखोगे ये वाला, यानी ये वाला टोटल मान कितना हो जाएगा, ये जब ये पूरा ये वाला मान 4 है तो ये वाली मान 8 हो जाएगी। तो हमारी सीधी सी बात है कि ये वाला मान कितना हो जाएगा 8। जब ये टोटल का मान 8 हो जाएगा तो इसका हमें रेडियस फाइंड करना है, यानी आधा आधा में बढ़ जाएगा, यानी ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। हम यही रेडियस निकालना है, यानी 4 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये बढ़िया सवाल था, आपको समझना था। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो ईजी में बना लोगे, और इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि 3 चीज़ें का मान दे ही रखा है और एक चीज़ का निकालना है। एक चीज़ का हम निकाल लिया उसका हम, क्योंकि टोटल का मान 8 दे रखा है, यानी डायमीटर समझो, और इसका ये निकालना था, हमें 4 मान लिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़िया सवाल था ये। आपको ये ज्योमेट्री से सवाल था, सर्कल से सवाल था, उस ज्योमेट्री में सर्कल का सवाल था, तो बढ़िया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अपना वजन मापती है, और कह रहा है 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और शेष विद्यार्थियों का औसत वजन 60 ग्राम है, तो इस कक्षा का पूरी औसत ज्ञात करना है। बहुत ईजी सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ईजी सवाल है। इस सवाल में कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है क्या, सीधी सी बात है, 10 गुणे 55 कर लो, फिर कितना है, यानी 35, फिर 45 में से 10 निकल गया, यानी 35 गुणे 60 कर लोगे, फिर डिवाइड बाई टोटल संख्या से कर लोगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। तो बहुत ही सवाल है, आप इजी में आप बना लोगे, तो मेरा बनाने की नीड नहीं है, आप खुद बनाओगे और बाकायदा इसका आंसर आप होमवर्क में लिखोगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज की 2 भुजाएं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण का मान 60 डिग्री है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजी की लंबाई बताना। ये बढ़िया सवाल है, अगर आपको मालूम है तभी बना पाओगे, नहीं तो यह आप नहीं बना पाओगे। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इन्होंने बोला मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन्होंने बोला है दो दो भुजा, जो मान लो ये 7 है और ये 8 है, और इन्होंने बोला है कि एक एंगल का मान दोनों भुजाओं का बीच का मान, यानी ये वाला मान कितना है 60 डिग्री, और तीसरी भुजा मान बताना है, यानी ये वाला मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये वाली मान हमें फाइंड करना है, समझो, ए एक्स का मान निकालना है। देखो जब भी अगर इसमें अगर कभी भी अगर मान लो ट्रायंगल में 2 साइडें दे रखा है और यहाँ पे एंगल दे रखा है, अगर वही पूछता हमें क्या इसकी एरिया बताओ, तो एरिया हम सीधे से बताए कोसाइन रूल से निकाल लेते हैं, यानी साइन फार्मूला से निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे बोल क्या दिया है, साइड बोला है। जब भी अगर साइड की बात बोल दे, 2 साइड का मान दे रखे और बीच का इन्होंने एंगल का मान दे दिया, और उसमें से साइड पूछ दे, तो हमें यहाँ पे कोस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और कोस वाला फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो जब भी आप पढ़ोगे ना, तो कोस वाले फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि अभी कोई एक थीटा है, ठीक है, मान लो ये हो गया, समझो इसको एक्स वाई जेड मानता हूँ, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ठीक है। और ये वाला एंगल में समझो, ये वाला एंगल को मैं ए मानता हूँ, ये वाला एंगल को बी मानता हूँ, ये एंगल को सी मानता हूँ। अब हमें मान लो कि हमें कॉस का मान निकालना है, हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर में करते हैं क्या, दोनों साइडों का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और फिर तीसरी साइड को घटा देते हैं माइनस सी का स्क्वायर, और डिवाइड बाई में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर दो से गुणा कर देते हैं, यानी ए इंटू बी, और डायरेक्ट हो जाएगा 2ab। ये होता है कॉस थीटा। अगर मान लो यहाँ पे अगर थीटा होता तो हम डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं। अगर मान लो समझो कि यहाँ पे अगर थीटा, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे चलो एक्स होता, एक्स ना मान के हम कुछ और मान लेते, मान लो जेड होता, तो मान लो यहाँ पे कॉस जेड का मान निकालना होता, तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट इन दोनों साइडों का मान निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और माइनस तीसरी साइड का स्क्वायर घटाए थे, फिर इंटू में 2 इन दोनों का मल्टीपल ए इंटू सी, ठीक है, ये निकल गया। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और हो गया, मान लो यहाँ पे अल्फा निकालना है, तो हमें अगर मान लो ये कॉस अल्फा निकालना हो, सॉरी गामा निकालना हो, कॉस गामा निकालना हो, तो कैसे क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यानी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस में करते हैं ए का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में 2 इंटू में इन दोनों का मल्टीपल, यानी क्या हो जाएगा बी इंटू सी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें सारे का मान देगा, कोई एक साइड का मान पूछ देगा, ठीक है, मान लो सबका मान दे दिया, मान लो इसका मान पूछ दिया, इसका मान पूछ दिया, इसका मान पूछ दिया, तो यही फॉर्मूला लगा के हम ये वाले फॉर्मूला आप ये क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब वो क्वेश्चन है कहाँ, देखिए ये है, इन दोनों का मान दे रखा है, यानी हमें एक साइड का मान पूछा है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है कॉस, तो यहाँ पे 60 मान लिखते हैं, कॉस 60 बराबर में क्या हो जाएगा, पहले ए स्क्वायर लिखते हैं,
समझो इसको मैं मान लेता हूँ ये हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, छोटा ये छोटा बी छोटा सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और बट्टे में क्या हो 2 इंटू ए बी। बस अब मान रख देते हैं, कॉस 60 मान क्या होता है 1/2, ए स्क्वायर यानी कितना 7 का स्क्वायर 49, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस सी स्क्वायर निकालना है हमें 2ab यानी 8 से 56 इंटू 2 गुना का 56। बस अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 से 2 खत्म, अब देखो 56 इधर आ जाएगा, ये 56 और इधर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लोगे तो 9 4 13 हाथ में 1 और 6 4 10 और 1 11 113 माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट सी स्क्वायर इधर ला लो तो 113 में से 56 जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी सीधी सी बात है 13 में से 6 हो गया यानी 7 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 में यानी 57। तो सीधी सी बात सी का मान कितना हो जाएगा √57। तो √57 आएगा, कहाँ है √57, तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो अच्छा सवाल था, अगर फॉर्मूला आपको मालूम था तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम था तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कितना भी हाथ गोड़ पटक लो आपसे नहीं होता। इसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम था, जो मैंने ऑलरेडी पीछे फॉर्मूला लिखवा दिया, अगर फॉर्मूला आपको ये चीजें मालूम था आप इजी में बना लेते। तो जैसे जैसे देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम आ रहा है, मेरे को इतना टाइम क्यों लगता है, मैं और सिर्फ यही मान लो मैं रट के आता चीजों को, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आपको सोल्यूशन करके चले जाता, मैं बेसिक चीजें नहीं बताता। तो इसके बारे में आपको जैसे कॉस्ट ये वाला कॉस्ट वाला का भी फॉर्मूला मालूम ही नहीं होता, मैंने उसका सारा फंक्शनल लिख दिया ताकि आपको जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड फॉर्मूला है तो आपको याद हो, आपको मालूम हो, समझ रहे हो। इसीलिए मैं इतना टाइम लेता हूँ और एक एक क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो मैं अपने तरफ से ऐड करके चलता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है, यानी टोटल योग 38 सेंटीमीटर दे रखा है और इसके विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर है और उस घनाभाकार बॉक्स की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल हमें निकालना है, टोटल जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। अब सबसे पहले आपको मालूम ये होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या है क्यूबॉइड का। अब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL, यानी कहीं ना कहीं जो भी ऑप्शंस होगा यानी 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो सारे ऑप्शंस 2 के मल्टीपल है, तो सीधी सी बात है हमें पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन करते हैं, पहले इन्होंने दे रखा है कि घनाभ का जो क्या दे रखा है L प्लस B प्लस H, इन तीनों का योग कितना दे रखा है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, जब एक लाइन और आगे पढ़ोगे और एक लाइन आगे इन्होंने ये भी दे रखा है और इसके विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर देखा है। अब यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दे रखा है और विकर्ण होता क्या है ये आपको मालूम है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, देखो जब भी हम विकर्ण लिखते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, तो विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है, विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस में B स्क्वायर प्लस में H², इसका इन्होंने मान दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहां से जानते हो क्या करोगे, L² प्लस B² प्लस H² का मान निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल के दिखाता हूं मैं, देखो मैं ऐसा करता हूं क्या कि दोनों तरफ क्या करता हूं मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो इधर भी स्क्वायर करूंगा तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक है, और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहां से आ जाएगा क्या मान हमारा L² प्लस में B² प्लस में H², यानी कहीं ना कहीं हमारा L² प्लस BH² प्लस H² का मान कितना आ गया 484। बट हमें निकालना क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी LB प्लस BH प्लस HL निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं कि इसको भी क्या करता हूं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा L² प्लस में B² प्लस में H², फिर प्लस में क्या इसका फॉर्मूला कहता है 2 इंटू में हो जाएगा LB प्लस में BH, ठीक है, प्लस में BH और प्लस में HL, और इसका 38 का स्क्वायर करोगे। 38 का स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है, देखो 50 से कितना कम है 12, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 44, 144। तो मैं ऐसा करता हूँ क्या, पीछे से 44 लिखता हूँ, एक हाथ में हो जाता है, फिर 25 से 12 कम कर देंगे यानी 13 में एक ऐड कर देंगे 14, यानी सीधी सी बात है 14 से 44 हो गया इसका स्क्वायर। अब देखो जो मान दिया है रख देते हैं, L² प्लस BH² प्लस H² का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, अभी मैंने निकाला 484, यहाँ पे हो जाएगा 484। ठीक है, यहाँ पे होगा 484 प्लस, अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, समझो x मान लेता हूँ, और बराबर में कितना दे रखा है 1444। ठीक है, अब देखो x इधर आ गया, इसको घटा देंगे हम, 1444 में 484 घटा दो, 1444 में हो जाएगा 484। अब घटाओ इसको, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 14 में 60 गया 6, यानी ये हो जाएगा 13 में से 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 960। 960 कहाँ है हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी, यही तो पूछा था हमें टोटल सरफेस एरिया, यानी सीधी सी बात है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इसको मैंने x मान लिया तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 960, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है, ठीक है, कोई एक युवा पुत्र है जो 2 घंटे में शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे काम
करते 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तु तैयार करते हैं, तो इनमें से कौन सा सही है? बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर समझो कि वो 2 घंटे में 16 काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने काम करेगा? पुत्र जो है 1 घंटे में कितना काम करेगा? 8 काम करेगा, ठीक है। और पिता का देखते हैं हम, तो पिता कितना देर में कर रहा है? अगर मान लो 8 घंटे काम करते हैं और 24 वस्तु बनाते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में कितने वस्तु बनाएंगे? ये 3 वस्तु बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखो तो पुत्र ज्यादा वस्तुएं बना रहा है, ठीक है। अब इसमें ये बोला है, ऑप्शन देखने पड़ते हैं क्या कह रहा है कि पुत्र की ऊर्जा अधिक है, ऊर्जा ऊर्जा अधिक है, दोनों की ऊर्जा एक समान है, पुत्र की शक्ति अधिक है, दोनों की शक्ति अधिक समान है। अब यहाँ पे बोला है कि ऊर्जा अधिक हो सकता है कि शक्ति अधिक हो सकता है, सीधी सी बात है पुत्र का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका तो खत्म हो जाएगा, यानी पिता का काम नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी और बी खत्म हो गए और बच्चे हमारे पास ए और सी, ठीक है। ऊर्जा अधिक होगा, शक्ति अधिक होगा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा ये होता है कि किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है ना, वो ऊर्जा होती है। और शक्ति क्या होता है कि हम समझो 1 यूनिट में कितना काम कर रहे हैं, जो हम काम किए हैं, जितना हम काम किए वो हमारी शक्ति होती है। तो सीधी सी बात है कि जो पिता से ज्यादा ही काम कर रहे हैं पुत्र, तो सीधी सी बात है उसकी शक्ति ज्यादा होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी पुत्र की शक्ति ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस सवाल में कुछ था नहीं, बस थोड़ा ये लैंग्वेज वाला सवाल था, इसमें थोड़ा समझना था कि कहना क्या चाह रहा था, बाकी इसमें कैलकुलेशन का कोई पार्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। कह रहा है पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया है और फिर बंद कर दिया गया है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर से बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देख रहे हो भाई साहब, लैंग्वेज दे रखा है, लग रहा है कि मतलब कितना बड़ा सवाल होगा, एकदम इतना कि बच्चे देख के ही डर जाएंगे, नहीं इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। लेकिन ये जो सवाल है ना, अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट पे बनता है। जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो उसमें एक कंसेप्ट होता है अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट, कि पहले ए भाई साहब काम करते हैं, फिर बी भाई साहब काम करते हैं, फिर ए जाते हैं, फिर बी आते हैं, फिर बी जाते हैं, ए आते हैं। वैसे उसी अल्टरनेट डेज पे ये क्या है, बोर्ड सॉरी, ये उसमें पूछा गया किसमें, नल एंड टंकी का सवाल है, ठीक है। तो देखो मैं बनाता हूँ। सबसे पहले ने ये बोला है कि ये जो भाई साहब है ये क्या कर रहे हैं, टंकी को 18 घंटे में भरते हैं। बी भाई साहब है टंकी को कितने देर में, 30 घंटे में खाली कर देते हैं। दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 180 एलसीएम आ जाएगा। ये इसका एफिशिएंसी 10 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 6 होगा। ये खाली काम कर रहे हैं तो ये घटेगा, सीधी सी बात। देखो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो एक ऐसा समय आएगा कि डायरेक्ट अपना आएगा और सारे काम भर जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर अल्टरनेट को डेज कॉन्सेप्ट में करते हैं, जैसे मान लो ये 180 है, इसमें से पहले पॉजिटिव और घटा देते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें क्या 170 हो जाएगा, पॉजिटिव और घटाएंगे तो 170। तो हमें 170 जब हम काम हो जाएगा तो डायरेक्ट ये 1 घंटे काम करेगा और 10 भरेगा, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं 180 हमारी टंकी फुल हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इसमें पॉजिटिव घटा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 170 के करीब में जाना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, देखो इन्होंने ये एक लाइन बोला था, ये बोला है क्या कि तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर को बंद कर दिया। ऐसा कह रहा है कि भाई साहब दोनों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले पाइप ए को चालू किया जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, फिर पाइप बी को चालू किया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। ये भाई साहब भरने के काम कर रहे हैं, बी भाई साहब निकालने के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देखूं तो ए भाई साहब 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 10 भर रहे हैं। बी भाई साहब 1 घंटे में क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, नहीं 6 खाली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये एक और काम कर रहे हैं, ये भी एक और काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल काम कितना है, 2 आवर में कितना टंकी भर रहा है, 4 यूनिट भर रहा है। भरना कितना है, 180 नहीं भरना, क्योंकि हमें 10 पॉजिटिव और घटा लेंगे तो हमें 170 के करीब में पहले जाना है, ठीक है। तो देखो अब देखो बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि वो क्या करेंगे कि अगर मान लो 4 को इससे 4 है, 2 आवर में 4 काम हो रहा है, 180, यानी सीधी सी बात है अगर 45 इधर गुणा करेंगे, इधर भी 45 गुणा करेंगे, और ये 45 गुणा करेंगे कितना है, 45 का 4 गुणा 180 होता है और 45 दूना 90 आवर। उनको लगेगा कि 90 आवर में 180 काम करना था, 180 टंकी भर गई और ऑप्शन आ जाएगा 90 सॉरी कितना 45 दूना 90 आवर, ऑप्शन नंबर सी मार के आ जाएंगे। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी मार के आओगे तो आप 1 नंबर खा जाओगे और अपना जो दूसरे नेगेटिव का कटता है वो भी कट जाएगा। क्योंकि इसमें सवाल ऐसा थोड़ी है कि हम डायरेक्ट फिल करना है, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा क्या कि पहले 170 काम होगा तो डायरेक्ट ए काम करेगा, 10 काम होगा तो सीधे 180 भर जाएगा, ठीक है। उसमें तो निकालने का झंझट नहीं है, बट हमें तो डायरेक्ट निकाल दिया कि 90। तो ये ऑप्शन नहीं है, गलत है। अब इसको बनाएंगे कैसे वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 आवर में कितने काम हो रहे हैं, 4 काम हो रहे हैं। हमें पहले 170 के करीब में जाना है। 170 के करीब में जाऊंगा तो सीधी सी बात अगर देखो तो इसमें मान लो कि अगर मैं 42 से गुणा करता हूँ, ठीक है। तो 42 से गुणा करूंगा तो 4 दूना 8 और फिर 4 चौक 16, 168 काम होगा कितना, इधर भी 42 से गुणा करूंगा जब उधर से किया है, यानी कहीं ना कहीं ये 42 दूना कितना होता है, 84 आवर। 84 आवर में कितना काम हो जाएगा, 168। करना कितना है हमें, सीधी सी बात है 170 तो जाना ही जाना, बट भरना कितना है, 180। अब देखो
अब यहाँ तक तो काम हो गया कि यहाँ पे ए और बी साथ काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जब होगा, नेक्स्ट अब दूसरा हावर होगा, जो नेक्स्ट हमारा दूसरा हावर होगा, जब नेक्स्ट 2 हावर होगा, यानी 2 हावर में कितना काम हो रहा है, यानी 4 काम हो रहा है, यानी 2 हावर में कितना काम होगा, यानी 172 काम हो गए। 172 काम, यहाँ पे कितने हावर हो गए, 86 हावर। तो 86 हावर में हमारा कितना काम हो गया है, 86 हावर में 172 काम हो गया। भरना कितना का, 80। अब बच्चा कितना है भाई साहब, 86 हावर में, यानी इन लोगों का काम हो गया। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का यह तरीका होता है कि 86 हावर हो गया है काम, जो लेफ्ट वर्क बचा है, यानी लेफ्ट वर्क कितना बचा है, 8, ऊपर लिखते हैं, और जो करने आएगा वो कितना काम करेगा। तो यहाँ पे तो काम हो गया, करने कौन आएगा, तो अब ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हावर यानी हमें यहाँ पे इवन है, तो यानी दोनों लोगों का काम कंप्लीट हो गया। तो अब आएगा ऑड वाला, यानी ये आएगा, ये आएगा, तो 1 घंटे में 10 भरने का काम करता है, बट भरना सिर्फ 8 ही है। तो 1 हावर में कितना भरेगा, 10। तो ऐसे कर लेंगे। अब इसको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर मिनट और हावर दोनों मिला के देते, इसको काट लेते हैं। इसको 2 चौका 8, 2 पचे 10, यानी यहाँ पे लगेगा 86 हावर, ठीक है, 86 हावर। अब यहाँ पे मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर लेंगे, तो इसको काट देंगे, 12 पचास 60, 12 चौका 48, तो 86 और 48 मिनट ऐसा समय होगा कि टंकी हमारा 180 यूनिट पानी भर जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, 86 और 48 मिनट। देखिए, तो ये सवाल था, काफी अच्छा सवाल था। इसमें चीजों को बस यहाँ पर समझना था कि हमें मान लो 172 काम हो गया है, तो बचा कितना यूनिट है, तो 8 यूनिट काम बचा है। 8 यूनिट काम कितने से होगा, तो 10 यूनिट से काम होगा, क्योंकि 1 हावर में 10 काम कर रहा है, ठीक है। तो 1 हावर में 10 काम कर रहा है, तो हमें 8 काम कराना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 बटे 10 से गुणा करके फिर इसको हम मिनट में निकाल लेंगे, यानी 86 और 48 मिनट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए, ये रहा टोटल 23 सवाल। आते हैं नेक्स्ट, अब 2 सवाल और बच्चा है हमारे पास, उसको जल्दी जल्दी देख के निपटा देते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, 24 सवाल। कह रहा है कि हिमानी 8,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए, ठीक है, और इसे 20% लाभ पर बेच दिया। इससे बेचकर जो पैसे मिले उससे उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और 10% हानि पर बेच दिया, तो उसके कुल और लाभ हानि पता है। देखो भाई साहब, हिमानी भाई साहब ये अपना खेल खेल रही है, वॉशिंग मशीन खरीद रही है, पहले इसको लाभ पे बेच रही है, फिर खरीद रही है, फिर हानि पे बेच रही है, और ऐसे ही पैसे कमा रही है। चलो भाई साहब, इसका बिजनेस मॉडल है, अच्छी बात है, अपने बिजनेस चला रही है, कैसे भी काम करके बेच के और खरीद के लाभ और हानि पर। कह रहा है क्या, 8,000 रुपए में वॉशिंग मशीन खरीदी और मरम्मत करके 500 रुपए लगा ली, यानी उसके लिए सीपी कितना हुआ, 8,000 में खरीदी भाई साहब, फिर 500 रुपए मरम्मत की। और देखो, नया नहीं खरीद रही है, किसी घर पे जा रही है, मुला रही है, उससे थोड़ा बहुत टूटा फूटा है तो उसको खरीद ले रही है, फिर उसको बना रही है, उसमें कुछ पैसे लगा के फिर उसको लाभ पे बेच दे रही है। भाई साहब, बिजनेस तगड़ा चल रहा होगा, ठीक है। तो सीपी, यहाँ सीपी कितना हो जाएगा, तो 5 से ऐड कर देंगे, यानी सीपी उसका 85 रुपये हो जाएगा। अब इस पे उसको 20% लाभ पे बेच दिया, ठीक है। तो 85 से कहीं ना कहीं अपने आप को 100% कमाने, 20% यानी 120 का मान निकाल दो बस। देखो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। यहाँ पर हम उसको निकालेंगे तो कितने रुपए में बेची होगी, 0, 12 25 60 के 0 हाथ में 6, 12 बटे 96 और 6 कितना होता है, 102, यानी कहीं ना कहीं वो कितना, 10,200 रुपये में बेचती, ठीक है। अब आए कह रहा है, इससे बेचकर जो पैसे मिले उससे एक और वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, 10,200 रुपये और वॉशिंग मशीन मिली, और फिर उसे 10% हानि पे बेच दिया। यानी जो यहाँ पे जो बेच के जो इसको पैसा मिला 10,200 रुपये ना, एक और खरीदी और उसको 10% हानि पे बेच दिया, तो कहीं ना कहीं ये क्या, 100% का मान है, और 10% हानि पे बेची नहीं, 90% में बेच दिया। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कहीं ना कितना हो गया, 1020 में 9 से गुणा कर दो, यानी 0, 9 दूना 18 हाथ में 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 और 1 91, यानी कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 9180, ठीक है। स्टार्टिंग में भाई साहब उसका सीपी कितना था, 8500 था, अब कितना हो गया, 9180। पूछा क्या है, तो पूछा क्या है कि उसका कुल लाभ या हानि बताए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 8500 चीज को 9180, यानी कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट हो रहा है। कितने की प्रॉफिट हो रहा है, तो 8506 से 9100, यानी 680 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है। तो इजी सवाल था, इस सवाल में कुछ नहीं था, फिर लाभ और हानि निकालना था, ठीक है। इस सवाल में ज्यादा दम नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा डीआई से सवाल है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या वितरण परसेंटेज के बारे में जानकारी देता है। जैसे मान लो कि केंद्रीय में 20% हो गया, पश्चिम में 16%, पूर्व में 25%, उत्तर में 16% और दक्षिण में 23%, ठीक है। ये सारा हम ऐड करेंगे तो 100% का मान हो जाएगा, क्योंकि सारे केंद्रीय मान जो टोटल का 100% है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है, तो दक्षिण और क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या है, ठीक है। अब देखो, कुल जनसंख्या कितना है, 125 करोड़ है, ठीक है। इसमें संख्या में कितना है, 125 करोड़ में, परसेंटेज में कितना है, सारे जनसंख्या ऐड करेंगे कितना, 100% का मान है, ठीक है। अब निकालना क्या है, निकालना बोला है कि दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र। तो दक्षिण कहाँ है भाई साहब, 23%, पश्चिम कहाँ है, तो ये 16%। 23 और 16 ऐड करो तो 23 और 17 कितना होता है,
2370 40 एक कम, यानी 39 का मान निकालना है बस, यानी 39% का मान निकाल दो, इन्हीं का योग पूछा है। अब देखो निकालते हैं इसको, अब इसको काट देते हैं, यहाँ से परसेंट खत्म हो गया, ये देखो 25 से 4 बार में चल जाएगा, 25 से 5 बार में चला जाएगा, तो 39 का 5 गुना यानी 40 का 5 गुना कितना होता है 200, यानी 5 कम कर दो 195, बट्टे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 4 चौका 16, फिर यहाँ पर 3 35, फिर 4 8 32। ठीक है, 48 पॉइंट से स्टार्ट हुआ कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल था, इजी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, बस यहाँ पर टोटल का मान दे रखा था 125, 100% का मान था, और दोनों का योग यानी 39% का मान था। तो ये रहा भाई साहब आज का टोटल 25 सवाल। ठीक है, आज यहाँ पर हमारा कंप्लीट टोटल 25 सवाल कंप्लीट हुआ, और इसका जो हम लोग हैंड जो अभी बोर्ड पीडीएफ मिलता है, ये 2 मिनट्स वाला ऑफिशियल आपका जो टेलीग्राम चैनल है इस पे मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आज का 25 सवाल, आप बताना क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बाकी बताना कि और चीज़ों क्या बेटर कर सकते हैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेरी होगा, कुछ इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मैंने बुक के बारे में बता ही दिया, तो उस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से उस बुक को मंगा सकते हैं, और आप फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं से भी मंगा सकते हैं, उसमें 1 भी रुपये नहीं लगेगा आपका डिलीवरी चार्ज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई।